हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। कैसे हैं आप सब? तो आज जेई का जो फर्स्ट सेशन हुआ है, हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के। बेटा, मेरा नाम विनय कद, आप लोगों का केमिस्ट्री फैकल्टी। जो बेटा चुनिंदा जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिर्फ मैं वही वाला डिस्कस कर रहा हूँ पार्ट। जो मुझे लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस हैं कि बहुत सिंपल आए हैं, मैं उस वाले पार्ट पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाने वाला। एंड जो वीडियो है वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। ठीक है, जो यूनिक क्वेश्चंस हैं, जैसे जिसमें या तो न्यूमेरिकल जो है, जो लेंदी न्यूमेरिकल गए हैं, मैं उसको देखूंगा एक बार, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो क्वेश्चन जिसमें उसने मैकेनिज्म्स को इन्वॉल्व करा है। जैसे कि हर बार का यही है कि फ्रॉम द लास्ट 3 to 4 years एक ही चीज़ मैं बार बार हर बच्चे को कहता हूँ हर सेशन में कि बेटा क्वालिटेटिव एनालिसिस पर थोड़ा सा जोर डालिए। डूमास मेथड, केरियस मेथड, जेल्डल मेथड, ये लेविक टेस्ट, लेजेन एक्सट्रैक्ट, ये सब कुछ आपके लिए पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। पीओसी का ये जो पार्ट है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, इवन सॉल्ट एनालिसिस वाला जो पार्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो सॉल्ट एनालिसिस, बहुत बच्चे कहते हैं कि सर सॉल्ट एनालिसिस कहाँ दिया जाता है। अब सोचो, ये वही बच्चे होते हैं कि जो तैयारी कर रहे होते हैं और उनको नहीं पता होता कि सॉल्ट एनालिसिस दिया कहाँ गया है। कोचिंग के मॉड्यूल्स में तो दिया जाता है, बट अगर एक नॉन कोचिंग वाला जो बच्चा है, जिसने कोचिंग नहीं जाता, अब वो उसको भी पता है कि सॉल्ट एनालिसिस क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, बट इसको मैं पढ़ूँ कहाँ से? तो बेटा सॉल्ट एनालिसिस वाला जो पार्ट होता है वो लैब मैनुअल में से पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, जो लैब मैनुअल होती है वहाँ से आपको इस चीज़ को देखना चाहिए। ठीक है, नहीं तो अच्छी किताबें आती हैं, वहाँ से पढ़िए। एंड नहीं तो अपने टीचर्स के नोट्स पर भरोसा रखिए। जो अच्छी किताबों का जो एक्सट्रैक्ट होता है, फ्रूटफुल एक्सट्रैक्ट जो होता है, वही एक टीचर अपने नोट्स लिखवा देता है अपने बच्चों को। तो अगर टीचर ने पढ़ाया है, बहुत अच्छी बात है, उनके नोट्स पढ़िए। नहीं तो बेटा लैब मैनुअल में वो वाला पार्ट दिया होता है। बात रही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन मैकेनिज्म आई है, ठीक है, उसने क्या करा है, एक कंपाउंड दिया है, उस पर रिडक्शन करवा दी, उसकी डायजोटाइजेशन करवा रहा है, कपलिंग करवा रहा है, और फिर फाइनल वाले में क्या पूछ रहा है आपसे कि यहाँ पर क्या रहने वाला है, परसेंटेज बताइए। मान लो कि फॉर एग्जाम्पल फाइनल वाले कंपाउंड में मेरे पास नाइट्रोजन है, तो उस फाइनल कंपाउंड के अंदर नाइट्रोजन कितने परसेंट, ऐसा कुछ उसने पूछा है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते एंड शुरू करते हैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को। एंड लेट्स सी क्या क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला आपके पास क्या आया है, फॉर द टू केमिकल रिएक्शंस A and B, the difference between the activation energies is 20 kilojoules. अच्छा, this 20 kilojoules is the difference between the activation energy for the two different reactions. ठीक है, दो अलग रिएक्शंस की, हर रिएक्शन की बेटा एक एक्टिवेशन एनर्जी रहती है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ग्राफिकली समझाऊं तो बच्चे, यहाँ पर आप कुछ ऐसा ग्राफ बनाते थे। ठीक है, लेट्स से इस वाले पार्ट को आप डेल्टा एच बोलते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ एनर्जी किसकी रहती है बच्चे, प्रोडक्ट्स की एनर्जी रहती है, ये एनर्जी रिएक्टेंट्स की रहती थी। और यहाँ पर आप कुछ बोलते थे, इस एनर्जी को बोलते थे एक्टिवेशन एनर्जी, राइट। मल्टी स्टेप रिएक्शन होगी तो ऑब्वियसली, अगर एक रिएक्शन है जो मल्टी स्टेप होती है, उसके लिए कुछ कर्व्स ऐसे रहेंगे आपके, नीचे भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है। सो इस वाले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कुछ इतनी है, इस वाले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी कुछ कम है। जिस वाले स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, आपको पता ही है, वो एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रहता है, मतलब स्लोवेस्ट स्टेप रहता है। फाइनली वही डिसाइड करता है रिएक्शन की स्पीड, गति कितनी होने वाली है। ठीक है, तो खैर यहाँ पर ऐसा कुछ ग्राफ की नॉलेज, ये तो चलो हमने ठीक है साथ साथ रिवाइज भी कर लिया है, पुरानी यादें ताज़ा कर ली हैं। बट यहाँ पर दो रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी का क्या दे रखा है आपको, सीधा सीधा डिफरेंस दे रखा है। ठीक है बेटा, ए और बी कोई रिएक्शंस हो रही है, उनकी एक्टिवेशन एनर्जी का डिफरेंस आपको 20 किलो जूल्स दे रखा है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, द चेंज change in the activation energy is basically this delta is change in the activation energy for the two reactions is 20,000 joules। मैंने इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है बच्चे, एट 300 केल्विन। अच्छा, टेम्परेचर वेरी नहीं कर रहा है, तो दोनों केमिकल रिएक्शंस किस पर हो रही है, 300 केल्विन पर हो रही है। दोनों केमिकल रिएक्शंस 300 केल्विन पर हो रही है। आर की वैल्यू आपको दे रखी है, ऑब्वियसली द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज गिवन विच इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। एंड इसके अलावा बेटा आपको क्या दे रखा है, अच्छा पूछा क्या क्या है, डिफरेंस बेसिकली आपसे पूछा है लॉग बेस ई के बी बाई के ए। ओके, सो लॉग बेस ई के बी बाई के ए पूछा गया है आपसे। ठीक है बच्चे, तो आपको क्या करना है, इसका सीधा सा आपको इसमें फॉर्मूला डाल देना है कि एक्टिवेशन एनर्जी, चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी,
चेंज इन एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन गैस आर टाइम्स टी। ठीक है, हर एक चीज को आप एसआई में डालेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी उसने बेटा किलो जूल्स में दी है, आप उसको जूल्स में डालिए। बिकॉज आर की जो वैल्यू है वो 8.31, वो जूल्स यूज करेंगे तो आपको यूनिट्स भी मैच करवानी है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 20,000 किलो जूल्स को जस्ट मैंने सिंपली किस में लिखा है बच्चे, जूल्स में लिखा है। आर की वैल्यू जो होती है बेटा दैट इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 25/3 भी लिख सकता हूँ उसको। आर को बेटा मैं 25/3 भी लिख सकता हूँ डायरेक्ट। तो आर को लेट से मैं लिखता हूँ 25/3 और टेम्परेचर उसने कितना देखा बेटा 300 केल्विन। सो इट इज बेसिकली लॉग बेस ई, सॉरी इट इज लॉग बेस ई के बी बाई के ए। तो यहाँ से बेटा तीन जीरो से तीन जीरो तो नहीं, दो जीरो तो कट रही हैं, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, इस थ्री से ये थ्री कैंसिल, ऊपर कितना बचा है 200, नीचे बच रहा है कितना 25, इट इज 25/200 8 आ रहा है। तो आंसर आपका यही है जी, लॉग बेस ई के बी बाई के ए इज इक्वल्स टू 8 8 आंसर आपका है। ऑल राइट, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, बहुत आसान है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, इन द केरियस मेथड 0.75 gram of an organic compound giving 1.2 grams barium sulfate which is basically BaSO4, right? देखो अगेन आई जस्ट हैड मेंशनड यू कि केरियस डूमास ये बार बार पूछे जाने वाले रिपीटेड चीजें हैं जी, पता है सबको कि आएगी ही आएगी। ठीक है, 1.2 ग्राम बेरियम सल्फेट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्फर। ओके जी फाइन, ठीक है, मोलर मास हमें पता ही है। अच्छा बेरियम सल्फेट का क्या दे रखा है बेटा आपको, बेरियम सल्फेट इसमें आपको दे रखा है मोलर मास 233 ग्राम्स पर मोल। ठीक है बेटा, यहाँ उसने थोड़ा सा मे बी इट इज 233 मोल इनवर्स लिख रखा है, इट इज एक्चुअली ग्राम पर मोल, राइट। ओके, एंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपको दे रखा है कितना बच्चे 0.75 ग्राम। तो सबसे पहले आप इसमें क्या कर लीजिए, मोल्स निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट निकाल लीजिए, बेरियम सल्फेट के आप मोल्स निकाल लीजिए। एंड मतलब मोल्स बेसिकली किसके, बेरियम सल्फेट के निकाल लीजिए विच इज बेसिकली 1.2 ग्राम। सो 1.2 is the given weight of the barium sulfate, right? 1.2 is what? The given weight of the barium sulfate. And the barium sulfate का जो मोलर मास है वो भी आपको दे रखा है, इतना आसान है कि देखो वो भी आपको सीधा सीधा दे रखा है, तो इट इज 233। यहाँ से आपको आपके पास क्या आ जाएंगे, मोल्स आ जाएंगे। फिर मैं क्या कर देता हूँ, मास ऑफ सल्फर निकाल लूंगा, मास ऑफ सल्फर in basically given moles of barium sulfate कितना होगा बच्चे, सल्फर का एटम एक ही है, बेरियम सल्फेट के अंदर एक ही एटम है, एंड एक एटम का जो ग्राम एटॉमिक मास होने वाला है दैट वुड बी 32, राइट। सो अगर दो होते तो इट वुड बी 64, राइट। सो इसका मास कितना होगा, सो बहुत इजी है, मोल्स मेरे को पता ही है बेटा 1.2 है, 1.2 बाई 233 ये क्या है, given moles of barium sulfate multiplied by number of atoms of sulfur is 1। you can simply देख सकते हैं, बेरियम सल्फेट के अंदर एक ही एटम है, एंड उसका वजन जो होगा वो कितना होगा 32 होगा। तो दिस इज द व्हाट, गिवन वेट ऑफ द गिवन वेट ऑफ द दिस इज द गिवन वेट ऑफ सल्फर। आपसे क्या पूछा गया बेटा, परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ सल्फर के लिए आप सिंपल सी बात है, क्या करिए बेटा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अब मैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए लेट से कैलकुलेटर को यूज कर लेता हूँ। तो बहुत इजी है ये, इट इज 1.2 टाइम्स 32, इट इज 38.4 और नीचे आ रहा है बेटा 233, राइट, डिवाइड बाई 233, डिवाइड बाई जस्ट इसको 233 से कर रहा हूँ तो इट इज कमिंग आउट टू बी 0.1648 ग्राम्स। एंड परसेंटेज सल्फर कितना होगा बेटा, गिवन वेट ऑफ सल्फर, गिवन वेट ऑफ सल्फर बाय गिवन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, गिवन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइम्स 100 परसेंटेज है बेटा, क्योंकि गिवन वेट ऑफ सल्फर कितना है 0.1648 and the given weight of is 0.75 times 100. So if I multiply it by
सो ये आपके पास आ रहा है बेटा अप्रॉक्सीमेटली 21.97%, ये 9 है। अप्रॉक्सीमेटली द आंसर वुड बी 21.97, सो ऑप्शन नंबर सी, राइट। तो इजी है। डूमा, जेल, लीबिग्स, लजेन एक्सट्रैक्ट, जिसमें सोडियम फ्यूजन वाले कोवलेंट को जी हम आयनिक में क्यों कन्वर्ट करते हैं, बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। ब्राउन रिंग टेस्ट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, क्यों उसमें NO प्लस में रहता है नाइट्रोसोनियम, क्यों शो करता है वो एक पॉजिटिव लिगेंड क्यों होता है, तो ये बार बार पूछे जाने वाले सवाल है। Consider the following reaction: Ca plus 2HCl gives CaCl2 plus H2. Okay, fine. We have 14 grams of calcium reacting with the excess of HCl. कमाल की बात ये है कि बेटा अगर उसने excess of HCl दे दिया है, तो that means HCl is not a limiting reagent. Choose the incorrect statement. Okay, 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 okay. ठीक है जी, देखते हैं। सबसे पहले मैं एक रिएक्शन ही लिख लेता हूँ। मुझे पता है जी Ca प्लस, मैं एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख देता हूँ। Ca प्लस 2 moles of HCl gives CaCl2 plus H2 सॉरी, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ठीक है। Cl कितने हैं यहाँ पर, 2, यहाँ पर भी 2 हैं, 2 H, बैलेंस्ड है रिएक्शन। बहुत बढ़िया जी, रिएक्शन बैलेंस्ड है, बहुत बढ़िया। देखो अब कह रहा है वो 14 ग्राम। अच्छा, यहाँ से मुझे क्या समझ में आ रहा है बेटा, अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ये लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है, इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट ये है। अब इसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, इसका 1 प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब 1 मोल कैल्शियम फॉर्म्स 1 मोल CaCl2 and 1 mole calcium forms 1 mole H2 as well, right। इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी 1 है, H2 का भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है बेटा, 1। अब वो कह रहा है मास ऑफ प्रोड्यूस्ड कैल्शियम का, कैल्शियम क्लोराइड इज 38.3। लेट्स देखते हैं। सबसे पहले मैं मोल्स निकाल लेता हूँ किसके, और कैल्शियम के। मोल्स फॉर कैल्शियम निकाल लेते हैं। कैल्शियम का वेट कितना दे रखा है बेटा आपको, 14 ग्राम्स, राइट। और इसका मोलर मास होता है कितना, 40, सो इट इज लाइक कितना, 7/20। सो आई कैन से एक मोल बनाता है, सो 7/20 मोल्स H2 क्या बनाएंगे, 7/20 मोल्स CaCl2। एंड वेट कितना होगा CaCl2 का, वेट ऑफ CaCl2 कितना होगा, 7/20 मल्टीप्लाइड बाई इसका वेट कितना होगा, कैल्शियम का कितना होता है बेटा 40, एंड Cl का होता है 35.5। तो 71 ये हो गया, 40 ये हो गया, 111 ये हो रहा है आपका। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इजीली कितना आ रहा है ये, 777/20। ओके, 777/20 इसको कर लेते हैं, इट इज 38/20, इट इज 38.85 ग्राम्स। तो जी इतना बन रहा है। मास ऑफ प्रोड्यूस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 38.5, तो भाई ये तो ट्रू है, ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूसेस 0.35। ओके, H2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1। तो बेटा एक से एक बनता है, 7/20 से 7/20 ही बनेंगे, है ना। तो 7/20 को सॉल्व कर लीजिए आप। मोल्स H2 आप कर लीजिए भाई, 27,003,60,1,005.35 है, तो सीधा सीधा 0.35 मोल्स ऑफ H2 इज प्रोड्यूस, बिल्कुल सही बात है। वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोड्यूस इज 7.84। ओके जी, अगर एट STP, ऑब्वियसली STP पर ही होगा। अगर बेटा मोल्स 0.35 है, तो वॉल्यूम एट STP वुड बी, volume at STP simply moles multiplied by 22.4 liters. So 0.35 times 22.4, so 0.35 times 0.35 times 22.4, so it is 7.84 liters। क्या कह रहा है, वॉल्यूम ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड एट STP 7 बिल्कुल जी, ये बात भी सही है। तो आंसर होगा ये वाला, ये फिर फॉल्स स्टेटमेंट है, फॉल्स सही है, ठीक है। मास ऑफ CaCl2 प्रोड्यूस्ड इज 3.885, ये तो चीज सरासर नाइंसाफी है, ठीक है। नेक्स्ट, 1 ग्राम Ab2 इज डिसॉल्व्ड इन 50 ग्राम सॉल्वेंट। ओके जी, Ab2 ओके सॉल्व 50 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है, सच दैट द डेल्टा TF इज 0.689 केल्विन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन 1 ग्राम AB
ABB कुछ है कंपाउंड इज डिसॉल्व्ड इन द सेम सॉल्वेंट, अगर उसको हम सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें जिसका डेल्टा TF आपको 1.176 दे रखा है, फाइंड द मोलर मास ऑफ AB2O Kg5। KF दे रखा है, सेम सॉल्वेंट है, और दोनों क्या बोला है जिसने, बोथ AB एंड AB2 आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों के दोनों क्या है, AB एंड AB2, एक सेकंड, हाँ ओके, AB एंड AB2 आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट मीन्स बेटा अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इनका जो वेंट ऑफ फैक्टर होने वाला है वो 1 होने वाला है, सिंपल सी बात है। अगर वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है तो उनका वेंट ऑफ फैक्टर कितना रहेगा बच्चे, 1 रहेगा। अब इसमें करना क्या है आपको, इसमें आपको एक चीज क्या करनी है, आप देखिए ध्यान से, अगर फॉर मैं AB2 के लिए बात लिखूं, फॉर AB2 लेट्स से 1 ग्राम, एंड लेट्स से इसका जो मैं मोलर मास मान लेता हूँ AB2 का, मैं अज्यूम कर लेता हूँ दैट इट वुड बी x ग्राम्स पर मोल, एंड फॉर AB के लिए बेटा हम कर लेते हैं मोलर मास जो है इसका AB का, वो हम मान लेते हैं इट इज y ग्राम पर मोल। सो अगर मैं AB2 के लिए लिखूं फॉर AB2, सो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, डेल्टा TF इक्वल टू I टाइम्स KF टाइम्स M, you know I is 1, so delta TF equal to KF is 5, given 5 किलो मोल, किलो पर मोल टाइम्स केल्विन, ठीक है। और मोलैलिटी कितनी होगी, अच्छा ये मोलैलिटी है, ये क्या है बच्चे, मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, ये मोलैलिटी है आपके पास, तो मोलैलिटी कितनी होगी, गिवन वेट इज 1 ग्राम डिवाइड बाय द मोलर मास, अच्छा क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, द गिवन वेट ऑफ सोल्यूट विच इज AB2 हियर इज 1 ग्राम, एंड द मोलर मास जो हमने उसको माना है वो हम क्या मान ले रहे हैं बेटा, x मान रहे हैं, तो 1/x क्या हो गया बेटा, ये 1/x हो गए मोल्स, 1/x इज मोल्स, ये तो बेटा जी मोल्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर क्या करेंगे, सॉल्वेंट का मास डालेंगे केजी में, ना सॉल्वेंट इज गिवन simply 50 grams, but you have to put solvent in kilograms, so it would be 50/1000, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, एंड फॉर AB के लिए आप लिख सकते हैं बेटा डेल्टा TF अगेन इक्वल टू I टाइम्स KF टाइम्स M डैश, so it is again 5 into 1 into 1 by y into 50 into 1000, और ये जो डेल्टा TF डैश है ये आपको दे रखा है कितना बेटा, उसके लिए रखा है 1.176, यहाँ पर दे रखा है आपको ये जो डेल्टा TF की वैल्यू है ये आपको दे रखी है 0.689, तो यहाँ से आप x सॉल्व कर लेना, यहाँ से आप y सॉल्व कर लेना, एंड यू विल सिंपली गेट द आंसर्स, ठीक है। डेल्टा TF कितना दे रखा है बेटा, उसने x के लिए कितना दे रखा है आपको, x के लिए कितना, 0.69, 0.689 इज इक्वल्स टू डेल्टा TF, जो कि उसने x के लिए दे रखा है, I1 है 1/x इंटू 50 टाइम्स 1000 इंटू 5, और ये हो गया फॉर AB2, फॉर AB आप क्या लिख सकते हैं बेटा, 1.176 इक्वल टू 1/y टाइम्स 50 इंटू 1000 इंटू G5, ठीक है बेटा, तो यहां से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट discharge, when electric discharge is put on the hydrogen it emits discrete frequency in terms of EMR, जी बिल्कुल सही बात है। frequency of the helium plus ion of the second line of बाल्मर, सेकंड लाइन, अच्छा बाल्मर क्या होता है बेटा, बाल्मर होता है जिसके लिए ग्राउंड स्टेट 2 हो, तो सेकंड लाइन का मतलब क्या हुआ, ऑफ बाल्मर, इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा, N4 से N2, ठीक है। ये किसके लिए बात कर रहे हैं, हीलियम प्लस के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा हाइड्रोजन के लिए क्या कह सकते हैं, इज इक्वल टू द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, लाइमन का मतलब क्या होता है, लाइमन का मतलब बेसिकली N1 होता है, और फर्स्ट लाइन का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ पर फर्स्ट लाइन का मतलब होगा सिंपली N2 से N1। सो अगर मैं हाइड्रोजन और हीलियम प्लस में कंपेयर करूँ, या Li+2 में कंपेयर करूँ, या Be+3 में कंपेयर करूँ, सो यहाँ से यहाँ जाने पर एटॉमिक नंबर डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। अगर मैं हाइड्रोजन के एस्पेक्ट में बात करूँ, तो लेट्स से इसका N2 से इसका N1, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, डबल है, इसका N2 का डबल कितना होगा, N4, और N इसका N2, और यहाँ से लिखेंगे आप इसका डबल N2 से N1, N2 का डबल N6 टू N3, यहाँ पर बेटा N8, एन 4 टाइम्स, तो N2 का 4 टाइम्स 8, तो N4, N1 का 4 टाइम्स, ये सारी एक ही बात है, ध्यान रखना बेटा। सेकेंडली अगर मैं कह दूँ लेट्स से
फॉर एग्जांपल इसमें हम बोल सकते हैं N4 टू N2, और ये जैसे अगर मैं कह दूं कि N3 टू N2, अब हाइड्रोजन से हीलियम जब मैं जाऊंगा तो एटॉमिक नंबर मेरा डबल है, तो N3 का डबल कितना होगा N6, और N2 का डबल कितना होगा N4। तो अगर मैं हीलियम प्लस में N6 से N4 मूव कर रहा हूँ, और हाइड्रोजन में मैं N3 से N2 मूव कर रहा हूँ, और Li+2 में इसका इसका ट्रिपल है, तो N3 का ट्रिपल कितना होगा N9, और 2 का ट्रिपल कितना होगा बेटा, ट्रिपल ट्रिपल N6। तो ये सेम है, ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म, ये टर्म इसके लिए, ये टर्म इसके लिए, ये टर्म इसके लिए, सब सेम है। अब आप देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन हीलियम, तो इसका N2 से N1, अच्छा हाइड्रोजन का हीलियम जब जाओगे तो एटॉमिक नंबर डबल, तो N2 का डबल N4, N1 का डबल N2, N2 में अब आ रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, बामर, क्योंकि आ N4 से रहे हैं तो सेकंड लाइन, और वो N2 से N1 हाइड्रोजन के, क्योंकि आ हम N1 में रहे हैं हाइड्रोजन में, तो लाइमन कहाँ से आ रहे हैं, N2 से आ रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, तो ये बात भी सही है, तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके फाइन, पीटीजी ओके। देखो 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 देखो, पहली बात तो बेटा यहाँ पर ना थोड़ा सा करेक्शन होगा, ये COH था, मैंने इसमें देखा, और ये थोड़ा सा करेक्ट गलत है क्वेश्चन। एक्चुअली इसमें ऐसा था कि कंपाउंड ए, कुछ ये कंपाउंड ए है, कंपाउंड कुछ ए है, जो कि क्या कर रहा है आपसे H2PT कर रहा है, पीटी कर रहा है ये, और यहाँ पर आपने हॉट कैमरोफोर H+ लिखा है, तो यहाँ पर आपका ये वाला कंपाउंड बन रहा है, यहाँ COH था, यहाँ पर भी COH था, एंड यहाँ पर बेटा आपका ऐसा कुछ बना है, so this compound A would be like this। यहाँ पर, यहाँ से आपने हाइड्रोजन कराया होगा तो ये बन रहा है, और इस वाले देखो इससे जुड़े हुए कार्बन से यहाँ पर COH H है ना, तो कन्वर्ट किस में होता है, वो COH में कन्वर्ट होता है, तो इट इज लाइक ऐसा। आर्जिनिन, ट्रिप्टोफैन और एसेंशियल अमीनो एसिड, सत्यवचन जी सही बात है। ग्लाइसिन डज नॉट हैव, बिल्कुल सही बात है, ग्लाइसिन ही कैसा होता है जिसके अंदर कायरल सेंटर नहीं होता है, ग्लाइसिन ही एक ऐसा होता है देखो, अमीनो एसिड्स में क्या होता है, कार्बन होता है जी, एक H होता है, एक NH2 होता है जी आपके पास, एक C बेसिकली, एक H होता है, एक आपके पास R होता है, एक आपके पास COOH होता है। इट इज द जो मतलब जनरल रिप्रेजेंटेशन है अमीनो एसिड्स की। लेट्स से अगर मैं R की वैल्यू ही H डाल देता हूँ, लेट्स से R की वैल्यू क्या डाल देता है H, तो अगर ये R H नहीं है पहली बात तो ये सेंटर कायरल बन जाएगा, और अगर R H है तो कार्बन इज नॉट कायरल, एंड R इज नॉट इक्वल टू H, दैट मीन्स C इज मतलब कायरल है फिर वो, क्योंकि ये एक 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 सारे डिफरेंट ग्रुप्स हो जाएंगे। तो अगर R H के बराबर आ गया तो एक H तो पहले से ही है, एक H और R है, तो दो एटम सेम हो गए। आपको पता है कि कायरल की डेफिनेशन क्या है कि चारों ही एटम अलग अलग होने चाहिए, तो R की वैल्यू जो H होती है वो आती है ग्लाइसिन के अंदर, तो ग्लाइसिन के अंदर R की वैल्यू किसके इक्वल आ जाती है, H के इक्वल आ जाती है, इस वजह से जो ग्लाइसिन है आपका वो कैसा बन जाता है आपका, एक एक आयरन, ठीक है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है, तो यहाँ पर भी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे, ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपसे, बेंजीन दे रखी है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 दे रखा है, कलेक्टिविटी इज नोन एज द, यस, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़िए बेटा, नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या कराएगा जी, ए हो जाएगी आपकी नाइट्रोबेंजीन, ये क्या हो जाएगी आपकी नाइट्रोबेंजीन, उस पर आपने क्या करा, SNHCl कराया है, SNHCl इसको रिड्यूस करा देगा जी, और इसको कन्वर्ट कर देगा NH2 में। एक बात का ध्यान रखना, अगर मैं इसी नाइट्रोबेंजीन पर LAH डाल देता हूँ, LiH4 डाल देता हूँ, तो आपका ये NH2 ये नहीं बनने वाला, NH2 ये बनने नहीं वाला, वहाँ पर क्या हो जाती है, कपलिंग हो जाएगी, इस केस में यहाँ नहीं होता, इसमें कुछ ऐसा बनता है, देखिए मैंने आपको बताया भी है क्लास में, कुछ यहाँ पर N डबल बॉन्ड N, LH की वजह में ये होता है, खैर उसने तो कुछ करा नहीं। उसके बाद उसने ग्रुप प्रोटेक्शन करवाई है CH3CO, CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 तोड़ देंगे जी, हटा देंगे, और कुछ ऐसा बन जाएगा जी NHC डबल बॉन्ड O CH3, कौन है आपका जी, ये C है ना, ग्रुप प्रोटेक्शन कराई है, बिकॉज प्लस एम इफेक्ट ऑफ एनिलीन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, सो वो ऑर्थो पैरा हर जगह ही ठोक देता है, इलेक्ट्रॉनिसिटी ऑर्थो पैरा पर बहुत बढ़ जाती है।
ठीक है, प्लस एम इफेक्ट ऑफ एनिलीन इज स्ट्रॉन्ग। खैर उसने क्या करा फिर उसके बाद, वापस से उसने क्या करा, नाइट्रेशन करा। अब देखिए, अब इसका जो लोन पेयर है ना वो बेटा इस वाले पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस कर सकता है, राइट। और बेंजीन के अंदर अगर मैं पाई बॉन्ड दिखा दूं आपको, तो इसका लोन पेयर यहाँ भी रेजोनेंस कर सकता है। इसी को ही हम बोलते हैं क्रॉस कंजुगेशन में है भाई इसका लोन पेयर, है ना। इसका लोन पेयर एक ही चीज कह रहा है कि मुझे तुमसे, इसका लोन पेयर एक ही चीज कह रहा है, मुझे तुमसे भी प्यार है, और मुझे तुमसे भी प्यार है। पर कितना है कि मुझे सिर्फ तुमसे प्यार है, ये नहीं हो रहा, तुमसे भी है। काम काम की बात समझो ना। लोन पेयर नाइट्रोजन का सिर्फ बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में ना होके बगल वाले सी डबल बॉन्ड ओ वाले ग्रुप के साथ भी क्या कर रहा है, वो रेजोनेंस में है, कॉन्जुगेशन में है। तो अगर मेरा एक ही लोन पेयर अब दो दो जगह बिजी है, तो एक जगह को मैं उतना टाइम नहीं दे पा रहा, एक जगह को मैं उतने इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पा रहा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इसका लोन पेयर रिंग में भी आ रहा है, वहां भी जा रहा है। तो रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जितनी बढ़नी चाहिए थी, जैसे अगर मैं सिर्फ एनिलीन बनाता, अगर बेटा मैंने सिर्फ एनिलीन बनाई होती यहाँ पर, तो एनिलीन का इसका जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो सिर्फ रिंग को ही आएगा। तो ये लोन पेयर कह रहा है कि मुझे रिंग से ही प्यार है बस। तो इससे क्या हो रहा है, इस रिंग के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर। ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बट इन केस अगर आपने यहाँ पर ग्रुप प्रोटेक्शन करवाई है, तो इस रिंग पर उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, राइट। तो यहाँ पर बढ़ेगी, यहाँ पर बढ़ेगी, और मेजर आपका ये वाला रहता है बिकॉज हिंड्रेंस के कारण। अब मैं यहाँ पर नाइट्रेशन करवा रहा हूँ, क्या करवा रहा हूँ बेटा, मैं नाइट्रेशन करवा रहा हूँ। और अब कुछ रहेगा NH सी डबल बॉन्ड O, इधर क्या रहेगा CH3, इधर रहेगा जी रिंग हमारी, इस केस पे NO2 जुड़ जाएगा। और अब फिर मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ, तो फिर इसको तोड़ेंगे जी, और ऊपर हमारी NH2 रहेगी, नीचे हमारी पैरा पोजीशन पर NO2 रहने वाला है। इसी को मैं नाम देता हूँ पी नाइट्रो, पी नाइट्रो एनिलीन। अब जी इसमें आपको गिनना है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो आपके पास जो ई है, पहली बात तो आंसर क्या है, इट इज NH2, NO2 ऐसा है। और परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की बात करें, सो इट इज नंबर ऑफ एटम ऑफ नाइट्रोजन इज 2, सो इट इज 28 ग्राम्स। डिवाइड बाई मोलर मास कितना है, कार्बन कितने हैं टोटल 6 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर 1 2 4 हैं, N कितने हैं 2 हैं, और H ऊपर 2 हैं, तो बेसिकली इसको मैं H6 ही लिख देता हूँ। H 2 है, और कार्बन 6 हैं ये, तो 4 तो हाइड्रोजन है, 2 यहाँ पर भी हैं। N कितने हैं 2 है, O कितने हैं 2 है। ठीक है, तो इसका आपको मोलर मास निकाल लेना है। कार्बन इंटू इट इज 72 प्लस 6 प्लस 28 प्लस 32 ग्राम्स। तो आप देख लो, सिंपल सिंपल है भाई, ये 27 और 28, 72 और 28 कितना हो गया 100, 100 और 32 132, 132 और 6 138, सो इट इज 138 गुना 100 परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन यहाँ से आपकी आ जाएगी। तो इसको मैं सॉल्व करूँ अगेन, तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो इट इज 2800 divided by 138, it is 20 point, approximately it is coming out to be 20.289%, right. So it is 20.289%. नेक्स्ट क्या कह रहा है, द लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स। देखो भाई, सबसे पहले जितने ज्यादा पाई बॉन्ड्स होते हैं वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, बट कभी भी लाइक चार्जेस सबसे ज्यादा पास नहीं रहने चाहिए। जैसे यहाँ पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ठीक है जी, अनलाइक है। पॉजिटिव पॉजिटिव है, दूर दूर है, पर पॉजिटिव पॉजिटिव यहाँ बहुत पास है, तो सबसे अनस्टेबल है ये। देखते ही हो रहा था ये तो। ओके जी, पी पर हमने कराया है अमोनिया हीट, तो भाई एसिड रहा होगा। उसके बाद कुछ क्यों बना है, फिर आपने हॉफमैन ब्रोमाइड करवा दी है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। तो मेरा जो पी है वो मेरा पी ये है, पी ये रहा होगा, फिर मैंने NH3 ली होगी, हीट कराई होगी जी, मेरा कुछ ऐसा बन गया होगा C डबल बॉन्ड O NH2। और फिर मैंने क्या कराया है बेटा, Br2 के साथ KOH, तो CO को गायब कर देगा वो, और सीधा मेरी एनिलीन मेरा मेजर आंसर रहेगा।
तो COH, CONH2, बेंजीनामाइड, एंड बिल्कुल सही है, ठीक है। T is a compound which gives positive iodoform. देखो, T is a compound which gives positive iodoform and but doesn't give Tollens test. मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी की रीडिंग बड़ी ज़रूरी है। मार्क माय वर्ड्स, आप जाइए पेज नंबर 240 एनसीईआरटी का, एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, पेज नंबर 240 एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सबसे लेफ्ट साइड पर ऊपर टॉप टॉप थर्ड रिएक्शन लिखी हुई है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल ग्रुप करके लिखा हुआ है बाय NaOX, दैट इज सोडियम हाइपोहेलाइट। उसने ऐसा लिखा हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ, उसने क्या कहा है, C डबल बॉन्ड O के साथ में अगर CH3 हो, या फिर CH के ऊपर OH हो और फिर CH3 हो, सो दे गिव्स द हेलोफॉर्म्स टेस्ट। हेलोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है जी, CH3 ऑक्सीडाइज हो जाता, CH3 हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और रेस्ट वाला जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एनसीईआरटी ये चीज लिखती है कि सेकंड, उस दो पैराग्राफ्स हैं उसमें सेकंड पैराग्राफ में वो चीज क्या लिखती है एग्जैक्ट, बेटा पेज नंबर 240 एनसीईआरटी में ये चीज लिखी हुई है। यही जो क्वेश्चन है ना, अगर मैं आपसे इसके ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एग्जैक्ट दिखा देता हूँ एनसीईआरटी में, आप जाइए इसी क्वेश्चन को, जो जेई मेंस में क्वेश्चन आया है 2026 में, इसी सेशन में जो क्वेश्चन आया है, इसी सेशन का 2026 का जेई मेंस का क्वेश्चन, आप जाइए एनसीईआरटी खोलिए पेज नंबर 240, लेफ्ट साइड टॉप मोस्ट हेलोफॉर्म रिएक्शन, उसके नीचे एक एग्जांपल दे रखा है, C8H8O is an organic compound, it reacts with the 2,4-DNP and gives the tolerance that it decolorizes the bromine water, ऐसा करके लिखा हुआ है उसने, पूरा एग्जैक्ट सेम है, बट डज नॉट रिड्यूसेस टॉलरेंस इन फेनिंग्स रिएजेंट। फिर उसने वही स्टेटमेंट लिखी है, फिर उसने लिखा है सोडियम हाइपोहेलाइट NaOX आयोडोफॉर्म रिएक्ट्स विद, उसने लिखा है सीधा आयोडीन I2 रिएक्ट्स विद NaOI, sodium hypoiodide is used for the detection of CH3CO group and CHOH group, but it does not interfere with the C double bond C, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को नहीं छेड़ता। तो सीधा सा प्रॉपर एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, देखिए प्रॉपर, ठीक है। अगर आप डिटेल एनसीईआरटी, लोग समझते हैं आसान है, एनसीईआरटी आसान नहीं है, एनसीईआरटी को एनालाइज करिए, एनसीईआरटी की इज्जत करिए थोड़ी सी। एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बड़ी शानदार है, उसको पढ़ो अच्छे से, उसमें बहुत सारी चीज़ें क्रिप्टिक फॉर्म में लिखी गई हैं, हिडन फॉर्म में है। आप हेलो फॉर्म कह रहा है आपसे C डबल बॉन्ड ओ CH3, मुझे या तो ये ला दो, या मुझे ला दो जी CHOH के साथ CH3, ये ला दो, मैं दोनों में से किसी के साथ आने के लिए तैयार हूँ। तो जो ये लाएगा वो हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। दूसरा टॉलेंस क्या कह रहा है मेरे से, टॉलेंस रिएजेंट क्या कहता है, टॉलेंस रिएजेंट का कहना है कि जी मुझे आप सबसे पहले C डबल बॉन्डो H ला के दो, जैसे वो कह रहा है CO ये लाना है, टॉलेंस कहता है मुझे C डबल बॉन्डो H ला के दो, या फिर मुझे क्या ला के दो साथ में, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल ला के दे, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, कार्बोनिल क्या होते हैं, C डबल बॉन्डो, इसके बगल वाले कार्बन पर अगर OH प्रेजेंट है, C डबल बॉन्डो कार्बन, इसके बगल वाले कार्बन पर अगर OH प्रेजेंट है तो कर जाएगा वो रिएक्ट। या फिर टर्मिनल एल्काइंस लेके आओ, या फिर थर्ड लेके आओ, बस हेमी ले आओ, हेमी एसिटल्स। हेमी एसिटल्स क्या होते हैं, कार्बन पर अगर OH हो, उसी कार्बन पर अगर OMe ग्रुप हो, बेसिकली कार्बन एटम पर अगर एक हो OH ग्रुप, एक हो OR ग्रुप, एक उस पर हो H और एक हो R, तो इसको ही, इसी को हेमी एसिटल बोला गया है। तो टॉलेंस किसके साथ रिएक्ट करता है, या तो सी डबल बॉन्ड OH दे रखा हो उसने, या तो उसने अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बन दे रखा हो, या उसने हेमिसिटल दे रखा हो, जो बेसिक जिसके अंदर CHO है नहीं, पर वो CHO बना सकते हैं। फोर्थ टर्मिनल एल्काइंस, फोर्थ है टर्मिनल एल्काइंस, टर्मिनल एल्काइंस के साथ भी कर जाते हैं, पर यहाँ ध्यान रखना वाइट पीपीटी देते हैं लोग, सिल्वर मिनट टेस्ट नहीं देते। अब आप चेक करिए पी कैसा कंपाउंड है जो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म दे रहा है, हेलोफॉर्म दे रहा है पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर C डबल बॉन्ड और CH, या तो ये वाला सेगमेंट है या फिर ये वाला सेगमेंट पक्का है, तो चाहे तो C डबल बॉन्ड और CH3 है, बिल्कुल तो आइडोफॉर्म आएगा। एंड टॉलेंस के लिए, टॉलेंस के लिए C डबल बॉन्ड H, इसमें तो C डबल बॉन्ड और CH3 दिख रहा है, पर आप चेक करो यहाँ पर इस वाले CH पर ये हेमीसेटल वाला पार्ट दिख रहा है बेटा मुझको, ये हेमीसेटल दिख रहा है, CH ऊपर क्या है OH, नीचे क्या है O, और ये रहा CH3 R ग्रुप, तो ये हेमी एसिटल वाला पार्ट भी दिख रहा है मुझको,
सो ये आयोडोफोम भी देगा प्लस टॉलेंस भी दे देगा। आप नीचे आइए, CH पर OH है, उसके बगल में CH3, तो यहाँ से आयोडोफोम आ गया है। CH के ऊपर OH है, बगल में CH3 आयोडोफोम। टॉलेंस के लिए C डबल बॉन्ड OH, देखो C डबल बॉन्ड O दिखा बट बगल में H नहीं दिख रहा। अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल भी नहीं है, हेमी एसिटल भी नहीं है, तो ये आयोडोफॉर्म देगा और टॉलेंस नहीं देगा, तो ये आंसर होगा। ये आपका आयोडोफॉर्म तो देगा बट टॉलेंस नहीं देगा। ब्यूटीन टू ब्यूटूइन शोज ऑप्टिकल आइसोमेर, अजी नहीं जी, POS आ जाती है, बीच में ऐसे ही कटता है ये, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सपाट ऐसी काट मॉलिक्यूल कट। प्रोपेनल एंड प्रोपेनॉन आर फंक्शनल आइसोमर्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर, बिल्कुल सही बात है। पेंटेन 3 एंड पेंटेन 2 टाइम मिथाइल आर चेन आइसोमर्स। पेंटेन हो गया और आपका ये हो गया, बिल्कुल है, चेन आइसोमर्स भी है। दिक्कत क्या है इसमें, ब्यूटूइन शोज ऑप्टिकल, ना जी ना, BNC ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसको मैं कराऊंगा लास्ट क्लास में, लास्ट में इसको देखेंगे बेसिकली क्या है। क्रोमाइल क्लोराइड CrO2, CR2 तरफ लेके जा रहा है। क्वालिटी ऑफ सॉल्ट एनालिसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज इनकरेक्ट, FPSB। ओके, फ्लोरीन यहाँ कहीं आता है, बोरोन यहाँ कहीं आता है, उसके नीचे नाइट्रोजन के बाद आता है फॉस्फोरस, उसके बगल में आता है सल्फर। अगर मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को चेक कर लूँ, अगर मैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को देखूँ, तो मुझे पता है लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, एंड टॉप से बॉटम आने पर ये कम होती है, डिक्रीज होती है। एंड दूसरी बात, P3 की P4 से ज़्यादा होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। दूसरी बात, आयोनाइजेशन एनर्जी S2 की ज़्यादा होती है P1 से। बेसिक बेसिक बातें हैं। अब ये क्या है, 2P1 है, वो 2P5 है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी फ्लोरीन की ज़्यादा रहेगी बोरोन से। और इधर क्या है, ये 3P3 है, ये 3P4 है, तो लेफ्ट साइड बढ़ती है, तो सल्फर की बढ़नी चाहिए, पर ये P3 है मोर स्टेबल, इट इज़ P देन इट इज़ S। तो फोर्स फ्लोरीन, फिर बोरोन, फिर P, फिर S होना चाहिए था, इसी कह रहा है फ्लोरीन फिर B, तो ये ऑर्डर ही इनकरेक्ट है, और यही आपको बताना है, इनकरेक्ट बताना है इस बार आपको। भाई बहुत आसान सवाल है। मैंगनीज आयन अंडरगोज अ डिस्प्रोपोर्शन। भाई जी देखो, डिस्प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, अगर MnO4 - 2 है, तो इसमें ये +6 पर है, तो डिस्प्रोपोर्शनेट करेगा तो ये +7 पी जाएगा, ऑब्वियसली एक और एक +4 पर जाता है। भाई अगर डिस्प्रोपोर्शन का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो अगर +6 से ऑक्सीडाइज कर रहे हो तो +6 से ऊपर +7 पी जा सकते हो। तो ये तो बेटा आपको देखो, ये तो कतई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर प्लस किसमें है, 2 पे है, यहाँ +4 पे है, तो +6 से ऊपर जाना है एक बार, तो ये कतई नहीं हो सकता। यहाँ देखो, ये +2 पर है, ये +7 पर है, तो +6 से ऊपर +7 जाता है, और +6 से नीचे कहाँ जाता है, +4 पर आता है, तो ए ऑप्शन है इसका, सीधा NCERT का सवाल है। सपाट, ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ PbO एंड ओके ओके ओवर, अरे एम्फोटेरिक ना जी ना, एसिडिक आ जाते हैं। AlCl3BH3BH2 एंड आर इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बिल्कुल सही बात है। NO2 के अंदर इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है, रेडिकल्स होते हैं, ठीक है, रेडिकल इसलिए वो डाइमराइज करता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, बट 2 इज करेक्ट, बिल्कुल फोर्थ स्टेटमेंट है इसका आंसर। Out of the following, how many compounds are having the geometry tetrahedral? NH4 sp3 tetrahedral रहता है, HCF4 स्टेरिक नंबर कितना, स्टेरिक नंबर 6, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, शेप स्क्वायर प्लेनर, NiCl4 माइनस, अच्छा जी, टेट्राहेड्रल, sp3 Cl माइनस इज WFL वीक फील्ड लिगेंड, स्क्वायर प्लेनर, प्लेटिनम पैलेडियम वाले ये सारे स्क्वायर प्लेनर होते हैं, DsP2, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, DsP2 बना, BF3sp2 है, NiCO4 NCRT देख लीजिए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में sp3 के बना एग्जांपल, ये sp3 है, ये sp3, ये sp3, तो आंसर इज
3, ठीक है, आंसर कितना होगा, 3 होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको ये सेशन बड़ा एनर्जेटिक लगा होगा, समझ में आया होगा, एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्कॉलर्स एकेडमी एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद द न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। तब तक पढ़ाई करिए, ऑल द वेरी बेस्ट। So hello students, welcome to the JEE series. So we are solving the third paper that was on 23rd, both the shifts, morning and evening. जो भी उस shifts में important questions आए थे, तो we would be solving those questions. And again with this, we at our center at Scholars Academy Paschim Bihar, we are also giving free doubt sessions to students for JEE and NEET. So if you are interested, you are welcome at the center. You can contact us even. So we will be solving your doubts, and all the doubt sessions are totally free, right? We are not charging anything for this. This is just to help you, to encourage you for your upcoming examinations. Even अगर like आपको doubts CBSE exams में भी हैं, तो भी आप आ सकते हैं, and you can come and you can ask your doubts. This is all totally free. Right, we are at Paschim Bihar Scholars Academy. So let us start the series of examinations, and physics definitely, that the paper that was on 23rd of January in the morning and evening shifts. So if we go with the first question, a rod of mass m and length L falls from rest in a region of uniform magnetic field B. Suppose ये magnetic field की कोई region है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, इसके अंदर एक रॉड है। तो अगर इसमें एक रॉड है, दिस इज द रॉड। नाउ इट इज सेइंग दैट द रॉड इज ऑफ लेंथ L एंड रॉड इज ऑफ मास m and it falls from rest, so initial velocity is 0 in a region of uniform magnetic field B. This is the magnetic field B. Find EMF after falling through a distance x. So suppose this rod has fallen through a distance x, you have to find out the EMF induced, correct? So EMF induced in the rod is given by BLV. But what is velocity over here? So we can say V square is equal to U square plus 2gx. And you can say V is equal to under root 2gx. So induced EMF will be equal to B L V. B we know, L we know, and this is root 2gx. So induced EMF will become BL under root 2gx. Third option is right. Find capacitance for the given circuit. Inductor is 20 H, capacitance I have to find out. R is your 100 ohm, current is I naught sin omega t. V is given to us and omega is given to us. Find capacitance C for the given circuit. So if I just check out, we have omega square is equal to, तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by LC, right? Because we know omega is under root 1 bata root LC, correct? So if this is the scenario, then I can say that omega square, omega is given to us, that is 100 radian per second. L is given to us, that is equal to 20H. So we need to find out C. So I can say C is equal to 1 by L omega square. So 1 by L omega square, L कितना है 20, omega कितना है 100 का square. So if I just solve this out, this will be C is equal to 1 by 20 into 10 की power 4. Right. So this is 1 by 2 into 10 की power minus 5. And you can say if I multiply and divide by 10, so this is 5 into 10 to the power minus 6. So this is the capacitance, and right answer is 1. Right? So simply we can directly solve the question.
Next question. Among the given options, choose the correct energy of transition. Okay, so correct energy of transition. एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन का मतलब होता है डेल्टा E इज इक्वल टू माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. करेक्ट. सो अब मेरे को 2 से 1 चाहिए. सपोज फॉर एग्जांपल 2 से 1 के अंदर मेरे को ट्रांजिशन चाहिए. तो मेरे को ये तो पता है कि Z फॉर हाइड्रोजन इज 1 और N2 टू N इक्वल टू 1 आ रहा है. तो अपन जानते हैं कि फर्स्ट में कितना होता है माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सेकंड में कितना रहता है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट दिस डिफरेंस डेल्टा ई बिटवीन 1 एंड 2. इसी तरह से इस कॉन्सेप्ट को यूज करके मैं सारे ऑप्शंस को चेक कर सकता हूं. बस अपने को एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए. लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है 3. हीलियम का कितना हो गया 2 एंड बेरिलियम का कितना हो गया 4. राइट. तो इस तरह से मैं इन तीनों के लिए इन चारों के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं और मैं एनर्जी चार्ट बनाऊंगा. एनर्जी चार्ट बना के आई कैन फाइंड आउट द आंसर्स. जो भी मैच करेगा वो अपना आंसर हो जाएगा. ओके. फॉर द एंगल A of second prism so that light ray suffers dispersion without deviation. So dispersion without deviation का फॉर्मूला होता है. So dispersion without deviation. तो dispersion without deviation का फॉर्मूला है डाबा A minus 1. Oh sorry. A nu minus 1 minus, because A and A dash are inverted to each other, so this is A dash nu dash minus 1, right? So if I consider this as A and this as A dash, so I would be saying A as 5, 1.72 minus 1 is equal to, and this is equal to 0, so this is A dash which I need to find out, 1.90 minus 1. तो 1.72 का मतलब हुआ 0.72 is equal to A dash. This is 0.90. Now we just have to solve for A dash. So we'll get the answer as 4. Next question. There are two spring block systems as shown in the figure and they are in equilibrium. M1 upon M2 is alpha. Okay. M1 upon M2 that is equal to alpha. K1 upon K2 that is equal to beta. That is right. Then the ratio of the energies of spring E1 bata E2. So what would be E1 by E2? Okay. I know that the energy stored E1 is nothing but 1 by 2 K1 x1 square upon 1 by 2 K2 x2 square. Right. So 1 by 2 cancel. So this is K1 upon K2. And this is definitely x1 upon x2 का whole square. Now, this one more thing that this m1g is basically elongating the spring. तो m1g जो होगा that will be equal to k1 x1. So I can say from here that x1 is nothing but m1g upon k1. And for the next spring I can say m2g is equal to K2 x2, that is x2 is equal to m2g upon k2. तो अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो E1 बटा E2 का जो रेशियो आएगा that is equal to k1 upon k2 and क्योंकि स्क्वायर है तो I can say m1g upon k1 m2g upon k2 whole square. g से g गया and you can say k2 upon k1. So this is equal to k1 upon k2 into m1 upon m2 का whole square into k2 upon k1 का whole square. So this will cancel out and this is 1. So m1 upon m2 is given as alpha square
and K2 by K1. K2 by K1 is given as beta. So this is E1 by E2. So alpha square by beta. So with this, definitely students, we at Scholars Academy, we are starting some doubt sessions for you guys. If you are interested, if you have doubts in your subject physics, chemistry, maths or bio even, चाहे वो JEE एग्जाम के लिए हो, चाहे वो NEET एग्जाम के लिए हो, चाहे वो CBSE एग्जाम के लिए हो, we are just executing free demo classes for all these exams. तो अगर आपको लगता है कि मेरे को कोई टॉपिक समझना है या फिर मेरे को कोई भी क्वेश्चन डाउट है या मुझे वो दोबारा समझना है, मुझे समझ नहीं आया, तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं. These demo classes are totally free and you can ask your n number of doubts. आप हमारी कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल करके अपना कोई भी फ्री डेमो स्लॉट बुक कर लीजिए एंड विद एनी टीचर विच एवर यू वांट, और फिर अपनी डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं. बिकॉज आपके बोर्ड्स भी अब आने वाले हैं, तो डेफिनेटली फिजिक्स में आपके कुछ डाउट्स हो सकते हैं. तो अगर आपको डाउट्स क्लियर करने हैं तो आप आ सकते हैं और आप कितने भी डाउट्स पूछ सकते हैं, जितने भी आपको लगे कि मेरे को ये सारे डाउट्स क्लियर करने हैं, तो आप फ्री डेमो क्लासेस में हमारे यहाँ आ सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A rod of mass m length L is released from the position as shown with the figure and in uniform horizontal magnetic field B. Find maximum induced EMF in the rod. Okay. So induced EMF तो इसमें निकाला जा सकता है, but it's a good question. It's a combination of mechanics plus magnetic field. तो पहले तो अपन इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं, WET. तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर मैं इसमें लगा दूं तो मेरे को पता है कि वर्क डन बाय ग्रेविटी इज बेसिकली इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. करेक्ट. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी mg L by 2 1 minus cos theta and that is equal to m L square, क्योंकि रॉड के एंड से है तो आई आपका ml स्क्वायर बाय 3 हो जाएगा एंड दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर. तो यहां से मेरे को ओमेगा मिल जाएगा, राइट. एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ वी ऑल नो दैट इज BL ओमेगा स्क्वायर बटा. तो मेरे पास यहां से वैल्यूज आ जाएंगी. आपको बस ओमेगा चाहिए होगा, ओमेगा निकाल लीजिए. तो ओमेगा आने के बाद आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का एंड यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Stress strain graph of a material is shown. Find the Young modulus of the material. So we know Y is just equal to stress upon strain, right? And that is slope of stress strain diagram. तो अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का स्लोप है, तो अपन स्लोप निकाल सकते हैं. इससे tan थीटा लगाना है बस यहाँ पे, तो राइट. सो tan थीटा लगा दीजिए, Y की वैल्यू आ जाएगी. You can find the answer. Simple. Next question. Figure beside represents strain versus stress graph of 4 materials A, B, C, D. Right? अब देखो इसमें एक चीज है कि यंग मॉडुलस, मैक्सिमम यंग मॉडुलस चाहिए. तो मेरे को एक चीज तो पता है कि ग्राफ जो होता है स्ट्रेस स्ट्रेन का, वो इस तरह से अगर मान लो तो ये स्लोप अपने को y देगा. Y is just equal to tan थीटा. लेकिन अगर मान लो ये थीटा A है और ये थीटा B है, तो मेरे को पता है YA मेरे पास tan थीटा हो जाएगा, YB मेरे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा B हो जाएगा. अब मुझे पता है थीटा A थीटा B से ज्यादा है, तो थीटा A अगर थीटा B से ज्यादा है तो tan थीटा A tan थीटा B से भी ज्यादा होगा. तो इसका मतलब YA YB से ज्यादा होगा. लेकिन ये तब है जब ये डायग्राम दिया हो. अब यहां पर डायग्राम स्ट्रेन और स्ट्रेस का दे दिया, मतलब एक्सिस चेंज कर दिए. तो जब ऐसा होता है तो अपने को एंगल हमेशा स्ट्रेन से देखने होते हैं. यहां से देखो एंगल, तो जिसका एंगल यहां से ज्यादा उसका स्लोप ज्यादा है, तो जिसका एंगल यहां से ज्यादा है उसका स्लोप ज्यादा हो गया. तो इसका मतलब अगर मैं इन ग्राफ्स में देखूं तो ये एंगल एक है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा ए के लिए. करेक्ट. तो इसका मतलब थीटा ऑफ ए इज मोर देन थीटा ऑफ बी इज मोर देन थीटा ऑफ सी इज मोर देन थीटा ऑफ डी. तो इसका मतलब क्या हुआ, tan थीटा ए
is greater than tan theta B is greater than tan theta C is greater than tan theta D। तो मेरे को ये भी पता लग गया कि थीटा ए स्लोप सबसे ज्यादा है तो वाई ए सबसे ज्यादा होगा, मतलब ए मटेरियल के लिए यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा होगा। ओके, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू ज़ीनर डायोड। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहां पर 25 वोल्ट है, ये हमने एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, ये ज़ीनर डायोड लगाया हुआ है एंड यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस आर, यहां पर 5 वोल्ट है, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस भी कितना वोल्टेज होगा 5। यहां से करंट आ रहा है 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, और यहां पर जो करंट है वो दे रखा है कि ज़ीनर में 4 गुना करंट है आईएल के, तो ये कितना होगा 20 मिली एम्पियर। अगर ये 20 मिली एम्पियर है तो ये कितना होगा 25 मिली एम्पियर, तो 25 मिली एम्पियर है और ये 25 वोल्ट है, तो 5 वोल्ट तो ज़ीनर ले गया, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस कितना वोल्ट बचा होगा 20 वोल्ट। तो अगर इसके अक्रॉस 20 वोल्ट बचा होगा तो वी नो ओम्स लॉ, तो V इक्वल टू आई आर। V कितना है आपका 20 वोल्ट, I मेरे को निकालना है, I मेरे को गिवन है, दैट इज 25 इंटू 10 की पावर -3, और मेरे को RS निकालना है। तो इफ यू जस्ट सॉल्व 20 अपॉन 25 इंटू 10 की पावर -3 इज योर RS, तो RS विल बी इक्वल टू 20 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 25, तो this will come as 800 RS. So this is how we can solve this out. Find de Broglie wavelength of oxygen molecule at 27 डिग्री सेल्सियस, मोलर मास दे रखा है, तो अपन de Broglie wavelength को जानते हैं, that is h upon under root 2m k, राइट। 2m k काइनेटिक एनर्जी होता है, और अपन जानते हैं जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैसे कनेक्टेड होता है। सो we can say h upon under root 3m kt, हाफ से अपन जानते हैं हाफ kt होता है, तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, एंड यू हैव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सी वी नीड टू नो दिस, कि आप इसे ऐसे भी कर सकते हो 2m k। अब मेरे को पता है जो एनर्जी होती है वो बेसिकली f/2 kt होती है, तो मैं लैम्डा को लिख सकता हूं h अपॉन अंडर रूट f m k t। अच्छा, t जो टेम्परेचर है, t टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर है तो ये किस में रहेगा हमेशा केल्विन में रहेगा, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रहेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको पता होनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू यहां रख दो, m की वैल्यू दे रखी है तो वैल्यूज पुट करो एंड यू विल गेट द आंसर। सिंपल, इट्स बेसिकली कैलकुलेशन बेस्ड, बस आपको इस डेटा के अंदर अपने को वैल्यूज पुट आउट करनी है टू गेट द आंसर। देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, वन एट वर्टेक्स, ओके, एक वर्टेक्स पे और एक फेस पे। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अगर मेरे को फ्लक्स थ्रू द क्यूब निकालना है तो मेरे को पता है कि फ्लक्स थ्रू द क्यूब इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 2, तो फ्लक्स थ्रू द क्यूब is basically contribution due to flux through face plus flux through h। अब flux through face कितना होता है, that is q by 2 epsilon naught, right, ये होगा, और flux through h that is 1/8 2q, okay, ये epsilon naught नीचे आएगा, so this is 4। So now you have q by epsilon naught 1/2 plus 1/4, so 4 3 q by epsilon naught. This is the flux. So this is the flux through the cube. Okay, next question. When there is no dielectric, then value of capacitor is C. Okay. Now some dielectrics are inserted in this capacitor as shown in the diagram. If capacitance becomes this, then find the value of n to the nearest integer. So this is your capacitor and this is your k equal to 2, this is k equal to 3
this is K equal to 5. This is area A by 2, area A by 2. This distance will become D by 2. This distance will become D by 2. तो यार अब मेरे को पता है कि इसका कैपेसिटेंस, ये पहला कैपेसिटर मान लो, ये दूसरा मान लो, ये तीसरा मान लो, तो पहला कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस आ जाएगी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाय 2 एंड योर K जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K की वैल्यू दे रखी है, सो दिस विल बिकम 4 एप्सिलॉन नॉट A बटा D एंड दैट इज इक्वल टू 4C. ओके, सेकंड कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस आएगी दैट इज इक्वल टू 3 एप्सिलॉन नॉट A by 2 and D by 2. तो 2 कैंसिल हो जाएगा. दिस इज 3 एप्सिलॉन नॉट A बटा D एंड दिस इज जस्ट इक्वल टू 3C. थर्ड कैपेसिटर जो है दैट इज C इज इक्वल टू 5 एप्सिलॉन नॉट A by 2 and D by 2 दैट इज इक्वल टू 5 एप्सिलॉन नॉट A बटा D एंड दिस इज इक्वल टू 5C. तो अगर मैं इस ग्राफ को देखूं, मतलब इस कैपेसिटर के नेटवर्क को देखूं, तो दिस वुड बी अरेंजमेंट लाइक दिस. तो ये मेरे पास कितना है 3C, ये मेरे पास कितना है 5C और ये मेरे पास कितना है 4C. करेक्ट. तो अगर मैं इन दोनों को देखूं, ये दोनों पैरेलल में, तो अगर ये दोनों पैरेलल में तो दिस इज योर 4C, दिस इज योर 8C. ये सीरीज में तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 अपॉन 4C प्लस 1 अपॉन 8C. 8 4 टू जा 8 2 प्लस 1 अपॉन C इक्विवेलेंट C. तो दिस इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8C बटा 3. तो NC बाय 3 है, तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ रही है N की 8. We can directly solve this question. Next question. Time taken to achieve terminal velocity by a body. Terminal velocity depends on density of material. ये तो यूनिट एंड डायमेंशन का बेसिक क्वेश्चन है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डिपेंड कर रही है डेंसिटी of material, density of liquid, radius of material and viscosity. So these are the data. Find B plus C and A plus D. तो इसमें तो अपने को कुछ नहीं करना, we just have to use the application of dimensions. अपने को सबके डायमेंशंस निकालने पड़ेंगे. Then we just have to balance LHS और RHS क्योंकि सबके सब टर्मिनल वेलोसिटी है. इसका मतलब इस तरफ तो मीटर पर सेकेंड आने वाला है और फिर इस तरफ हमें इन सबके डायमेंशंस फॉर्मूले निकालने पड़ेंगे. देन वी हैव टू पुट अप A B C D और जब सारी वैल्यूज को अपन पुट कर लेंगे तो उसमें जस्ट राइट RHS और LHS करेंगे. RHS और LHS करेंगे तो जो भी इक्वेशंस आएगी उनको सॉल्व करके A B C D इन सब की वैल्यूज निकालेंगे और इन सब की वैल्यूज निकालने के बाद you can just put up B plus C and A plus D. So I think most of the students can solve this problem. ये बहुत बड़ा क्वेश्चन तो नहीं है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. So I hope you will solve this question on your own. Okay, a particle is projected from bottom of inclined plane with speed u. Find distance covered along plane before coming to rest. Okay, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है पार्टिकल. तो मेरे को ये तो पता है कि ये g है, तो g sin थीटा इस तरफ हो जाएगा. तो मतलब इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन इस तरफ है, राइट. और यहां से u से जा रहा है, तो मान लो यहां रुक गया, तो यहां पर v क्या हो जाएगा 0. तो मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g sin थीटा. एक्सीलरेशन ये हो गया और डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं x है, तो v कितना हो जाएगा 0. दैट इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g sin थीटा इनटू x. तो आई कैन से u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g sin थीटा into x. तो x can be written as u square by 2g sin theta. So this solves the question u square by 2g sin theta. When unpolarized light falls at a particular angle on a glass plate placed in air, it is observed that reflected beam is completely polarized. Completely polarized मतलब Brevester's law लग जाएगा. The angle of refracted beam with respect to the normal is
एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बीम विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ये एक लाइट आई, ये ऐसे गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये लाइट रिफ्लेक्ट हो गई, राइट। मेरे को पता है कि रिवर्स का मतलब होता है यहाँ पर 90 डिग्री होना चाहिए, तो आई कैन से सिंपली कि ये भी मेरे पास एंगल आई होगा। तो मेरे को यहाँ से एक और चीज पता लग गई कि 90 प्लस आई प्लस आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। So I plus R is equal to 90 degree and R can be written as 90 minus I. अब ये अगर एयर है और ये ग्लास है, तो what I can do is I can apply Snell's law. Glass upon new air is equal to sin I upon sin R. और r की जगह I can write 90 minus I, so this can be written as sin I upon cos I. This can be written as tan I, right? So nu g मेरे को given है, nu g is given as 1.52, so 1.52 is equal to tan I. So I can say from here that I is nothing but tan inverse of 1.52. ये मेरे को पता लग गया कि I मेरे पास tan इनवर्स ऑफ 1.52 है। अब मेरे पास I अगर आ चुका है तो मेरे को R निकालना है, because tan इनवर्स 1.52 is given to you 57.3, बस हो गया। फिर तो 57.3, तो R मेरे को चाहिए, तो R क्या हो जाएगा 90 माइनस 57.3, बस खत्म। सो यू कैन डायरेक्टली सॉल्व द क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है ब्रेवस्टर्स लॉ पोलराइजेशन का। ओके, लॉजिक गेट, चूज द करेक्ट टेबल। ओके, पहले ए और बी का डेटा बना लेते हैं, सिंपल वैसे कर लेते हैं। 0 1 0 1 0 0 1 1, ये ए और बी हो गया। अब अगर मेरे पास ये ए और बी है तो मेरे को पता है यहाँ पर भी इनपुट ए है, यहाँ इनपुट ए है, यहाँ इनपुट में मान लेता हूँ डी है, ठीक है। तो मेरे को ये भी दिख रहा है कि दिस इज योर और गेट एंड दिस इज योर नैंड गेट, राइट। तो मेरे को पहले ये देखना पड़ेगा कि मेरे को डी आउटपुट निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं देखूं डी आउटपुट, तो और गेट है, और मतलब प्लस 0 1 1 1, तो ये मेरे पास डी आ गया, करेक्ट। अब मेरे को इनपुट है डी और ए में, क्या गेट है नैंड, तो नैंड गेट अपन जानते हैं कि पहले तो एंड और फिर नॉट, और एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई करो, 0 इंटू 0 0 इंटू 0 0, उल्टा करें 1 तो 1, 1 इंटू 1 1, उल्टा करें 0 0, दिस वुड बी आंसर 1 0। ओके, 0 1, 0 इंटू 1 0, उल्टा करें 1, 1 इंटू 1 1, उल्टा करें 0। तो ये मेरे पास आउटपुट आ रहा है, एंड दिस मैचेस 0 1, no, D is not 0 0 0 1 9 1 0 1 0, so second is the right answer. That is the truth table of this logical gate. Energy released per fission of uranium 235, per fission of uranium 235 is 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है भाई। टोटल एनर्जी रिलीज बाय 47 ग्राम ऑफ दिस। ओके, टोटल एनर्जी रिलीज बाय 47 ग्राम ऑफ यूरेनियम 235। तो देखो, पहले तो अपने को ये निकालना पड़ेगा 47 ग्राम में आखिर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे। तो मेरे को एक चीज तो पता है कि 235 में 235 ग्राम ऑफ यूरेनियम विल कंटेन Na न्यूक्लियाई, Na मींस एवोगाड्रो नंबर। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, दैट इज इक्वल टू Na अपॉन 235।
तो 46 ग्राम 47 ग्राम में कितने होंगे? तो 47 ग्राम में हो जाएंगे Na/235 इंटू 47। कितने न्यूक्लियाई? अब एक न्यूक्लियाई में कितनी एनर्जी आ रही है? 190। तो इतने न्यूक्लियाई में कितनी एनर्जी आएगी? इंटू 190 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। तो Na की वैल्यू आपको पता ही है, 6.023 इंटू 10 की पावर 23। तो मेरे पास Na की वैल्यू फिक्स्ड है। अब मेरे को बस केवल इसको मल्टीप्लाई करना है एंड आई विल बी गेटिंग द वैल्यू। सो दीज वर द मोस्टली क्वेश्चंस इन द जे एग्जामिनेशन ऑफ 23rd डेट, राइट। तो मोस्टली क्वेश्चंस आपने देखे कि ज्यादातर क्वेश्चंस जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। थोड़ा बहुत आपके मेमोरी बेस है, लाइक कि आपको ज्यादातर क्वेश्चंस की फॉर्मूले याद रहने चाहिए, आपको उनके कॉन्सेप्ट्स पता रहने चाहिए। बाकी मोस्टली कैलकुलेटिव था पेपर, डेफिनेटली। इसलिए वी आर स्टार्टिंग अ डाउट सेशन एट अवर सेंटर। जिन भी स्टूडेंट्स को जेई में, नीट में या फिर सीबीएसई में किसी भी प्रकार का डाउट आ रहा है एंड दे आर जस्ट वांट टू क्लियर देयर डाउट्स and they want a free session for it, so we are organizing a free session totally free। आपको जितने भी doubts हैं, आपको जैसे भी doubts हैं, you can contact us and you can come to us at our center और अपने सारे doubts clear कर सकते हैं। So I wish all the best for the next exam। Thank you very much and bye bye। हेलो बच्चों, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेडब्ल्यू मेंस 2026 के 21 जनवरी को जो पेपर हुआ है उसके क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा, जिससे कि आने वाले जो अटेम्प्ट हैं उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। चलिए, हम इसमें बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट में आपको जो स्ट्रेटजी चाहिए वो सिर्फ ये चाहिए कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं और उस क्वेश्चन का जो फॉर्मूला है, जो कंसेप्ट है, वो कैसे है। कैलकुलेटेड वाला पार्ट आप कर सकते हैं। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, क्वेश्चन बच्चों क्या बोलता है? क्वेश्चन कहता है कि इफ सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो अगर हम 4 टर्म्स का सम की बात करें तो बच्चों वो आपको 6 दिया हुआ है, और एपी की बात कर रहे हैं। एपी में फर्स्ट टर्म को ए मान लीजिए, कॉमन डिफरेंस को डी मान लीजिए। तो बच्चों कितना फॉर्मूला हो जाएगा? 4/2 2a प्लस 4 माइनस 1 डी इक्वल टू 6। यहां से ए और डी में एक इक्वेशन आएगी। चलिए, और क्या दिया हुआ है? सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स। तो बच्चों कितना दिया हुआ है? 4। तो फॉर्मूला क्या होता है? n/2 6/2 2a प्लस 6 माइनस 1 डी इक्वल टू 4। बच्चों एडी में एक और इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। बच्चों सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए और डी की वैल्यू मिल जाएगी। आपसे पूछा गया देन द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म ऑफ द एपी। तो बच्चों आपसे S12 पूछा है, तो कितना होगा? 12/2 2a प्लस 12 माइनस 1 डी। तो जो आप इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी लाएंगे उसको यहां पर अप्लाई कर दीजिए, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। चलते हैं किसी और क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 इनवर्स 4x एंड 10 इनवर्स 6x इक्वल टू π/6, देन द नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन। आपसे वो कह रहा है कि अगर आपके सामने ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जब सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी। तो जो x की वैल्यू मिलेगी उसमें से कौन सी या कितनी वैल्यू ऐसी हैं जो इस इंटरवल के अंदर लाई करेंगी। तो उसके लिए पहले आपको इसको सॉल्व करना जरूरी है। तो बच्चों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स 4x प्लस 6x अपॉन 1 माइनस 4x इंटू 6x इक्वल टू π/6। तो बच्चों tan इनवर्स में आप इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, tan इनवर्स हट जाएगा, ये बन जाएगा 10x अपॉन 1 माइनस 6 4 24 x स्क्वायर इक्वल टू 10 π/6। 10 30 होता है 1/√3। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, ये आएगा 10√3x। तो ये हो जाएगा 24x स्क्वायर माइनस प्लस 10√3x माइनस 1 इक्वल टू 0। बच्चों आपके सामने आ चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से मैक्सिमम 2 वैल्यू मिलेंगी, या तो दोनों एक्सेप्ट दोनों रिजेक्ट, या एक एक्सेप्ट एक रिजेक्ट। इसमें लगाइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो क्या आएगा? x इक्वल टू माइनस बी
प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 100 इंटू 3 300, बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 4 4 16 4 2 8 96 बाय 2a 48। तो बच्चों x की वैल्यू आ रही है माइनस 10√3 प्लस माइनस ये आएगा 396। तो बच्चों ये आएगा 396। तो इसको अगर आप 4 से डिवाइड करो तो कितना आने वाला है 4936 4936। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 99 हो जाएगा, है ना, 4 इंटू 99। तो ये हो जाएगा 396। इसको मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 99 अपॉन 48। चेक कर लो 4936 4936 39। ठीक है, ओके। तो बच्चों ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 10√3 प्लस माइनस, तो 99 को भी आप लिख सकते हो क्या 9 इंटू 11। तो 9 भी बाहर आएगा 3 बन के, 4 बाहर आएगा 2 बन के, तो 3 2 6, तो 6√11 बाय 48। ये बच्चों आपको मिल गया। अब इसमें आप ऊपर नीचे मैक्सिमम 2 से काट सकते हो, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 5√3 प्लस माइनस 3√11 बाय 24। अब बच्चों आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन इस इंटरवल में लाई कर रहा है। आप खुद सोचिए, अगर मैं बीच में माइनस साइन ले लूं तो -5√3 और -3√11 एक ऐसी वैल्यू आएगी जो आई थिंक इससे तो पीछे ही होगी। नंबर लाइन पे अगर हम बात करें तो वैल्यू इससे पीछे आएगी, तो नेगेटिव वाली वैल्यू तो हम रिजेक्ट कर देंगे। अगर हम पॉजिटिव वाली वैल्यू की बात करें तो ये पॉजिटिव लेंगे, तो 3√11 माइनस 5√3 बाय 24। इस वैल्यू को बच्चों अप्रोक्सीमेटली चेक कर लो कितना आएगा। √11 होता है 3 पॉइंट समथिंग, तो ये 9 पॉइंट समथिंग होगा, और ये होगा 9 पॉइंट समथिंग ये भी, तो आई थिंक ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 पॉइंट समथिंग अपॉन 24। तो ये बच्चों इसके अंदर लाई कर जाएगा। तो मेरे हिसाब से इसका एक सॉल्यूशन आना चाहिए। आप लोग खुद से ट्राई करना, इसमें डेसिमल में वैल्यू देखना कितने सॉल्यूशन मैच कर रहे हैं। तो बच्चों एक सॉल्यूशन इसमें मिलेगा, दो नहीं मिलेंगे, दोनों वैल्यू नहीं मिलेंगी। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बच्चों आपके सामने क्वेश्चन है, समझ गए ना। तो ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म वाला क्वेश्चन है। अब आपकी मर्जी है, आप इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल से करो या होमोजीनियस से करो। तो बच्चों यहां पर लिखा हुआ है एक्स डी वाई, और देखो dx यहां पर भी है इधर भी है, तो dx को इधर ले आओ तो कितना हो गया √x² प्लस y² और प्लस y। यहां बच्चों मैंने dx ले लिया। अब आप dy बाई dx लिख सकते हो या dx बाई dy, तो dy बाई dx ज्यादा ठीक है, dy बाई dx। तो बच्चों ये आ रहा है √x² प्लस y² प्लस y बाई x, इतना आ गया। तो बच्चों ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म बन चुका है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म क्या होती है कि न्यूमरेटर में भी होमोजीनियस फंक्शन हो। होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है जिसकी हर एक टर्म की डिग्री सेम होती है। देखो प्लस के आगे y लिखा है, डिग्री 1 है, प्लस के पीछे लिखा है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर x² और y² दोनों की डिग्री 2 2 है, लेकिन बाहर आएगा डिग्री 1 बन जाएगी। इस पूरी टर्म की डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1, नीचे डिग्री 1 है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म है। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम y को रखते हैं vx, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू x प्लस v प्लस x dv ओवर dx। तो दोस्तों इसको अप्लाई कर दो यहां पर, तो dy बाई dx की जगह आ गया v प्लस x dv ओवर dx इक्वल टू x² प्लस v² x² प्लस vx डिवाइड बाय x, तो v प्लस x dv ओवर dx इक्वल टू, बच्चों यहां से x² कॉमन लो, तो x² कॉमन लोगे x बाहर आएगा तो x ओवरऑल बाहर आके कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस v² प्लस v अपॉन 1। तो यहां से v कैंसिल आउट हो गया, x dv ओवर dx इक्वल टू √1 प्लस v²। दोस्तों ये बन गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं सो आई थिंक इसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। भाई इसका कौन सा फॉर्मूला रहेगा 1 अपॉन √x² प्लस a² का, तो वो क्या होता है log x मतलब v √1 प्लस v² और ये ln x प्लस c। दोस्तों इसके बाद आप प्रोसेस कर सकते हैं कैसे, y को आप क्या रख देंगे यहाँ पर v को y बाई x रख देंगे और पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी x और y की टर्म्स में आ जाएगी। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ऑप्शन मैच करेंगे और क्वेश्चन को सही करके आएंगे बच्चों। लेकिन हमें तो एक ये भी कंडीशन दी है,
बच्चों इसको प्रोसेस करने के बाद x को आप क्या रखोगे 1, तो कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो यहां पर y की जगह v की जगह y बाई एक्स प्लेस कर दीजिए और उसके बाद x और y वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 1 पर y की वैल्यू 0 है, तो यहां पर रखना तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी और c की वैल्यू आते ही आप यहां पर प्लेस कर देना। उसके बाद फिर आपको y3 निकालना है, तो y3 का मतलब पूरी इक्वेशन में x को 3 प्लेस करना और y की वैल्यू आएगी एक न्यूमेरिक फॉर्म में आएगी। तो इसका आंसर निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आंसर आया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड है। ये है बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए जब आप रैंडम वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़ते हैं, रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन है जिसका जो डोमेन है वो एक सैंपल स्पेस होता है, उसका कोडोमेन एक सेट ऑफ रियल नंबर होता है। अब रैंडम वेरिएबल जो जो पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है उसकी जो रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज होती हैं, ये इन सारी प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए। तो बच्चों अगर मैं इन सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूं 6k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 3k प्लस k प्लस k प्लस k प्लस k प्लस k स्क्वायर इक्वल टू 1। दोस्तों एग्जाम आपको देना है, मुझे नहीं। मैं आपको बताऊंगा कि प्रोसेस क्या है, हिंट क्या है, कैसे प्रोसेस करते हैं। इस पूरी को आप ऐड करना, k में बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन और बच्चों यहां से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे ही आपको k की वैल्यू मिलेगी देखो इसको सम करके 1 लिख दिया, क्वाड्रेटिक बनेगी और k की आपको वैल्यू मिल जाएगी। k अगर नेगेटिव आता है तो उसको रिजेक्ट कर देना। क्यों करते हैं रिजेक्ट? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है k की तो उसको एक्सेप्ट कर लेना। अब बच्चों आपको ये फाइंड आउट करना है, तो यहां पर क्या दिया हुआ है कि 3, ये आपको दिया हुआ है। बच्चों इसका मतलब क्या है कि रैंडम वेरिएबल 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 इक्वल पर भी है, बड़ा होना चाहिए। तो बड़े का मतलब क्या है कि x की वैल्यू 4 हो सकती है, प्लस 5 हो सकती है, प्लस देखो 6 भी एक्सेप्ट है, x की वैल्यू 6 हो सकती है। तो दोस्तों जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 निकालना होगा तो 4 ये रहा, x इक्वल टू 4 है तो 3k आएगा, यहाँ पे आएगा 3k और 5 के लिए कितना आएगा k और 6 के लिए कितना आएगा k। तो बच्चों कितना आ रहा है 3k 4 और 5k वैल्यू आ रही है। अब बच्चों 5k आपका आंसर है, k आप कहां से निकालेंगे? इनका सम करके इक्वल टू 1 आएगा, वहां से k की वैल्यू आएगी, यहां प्लेस कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। बच्चों एक बात और, अभी जो बच्चे एग्जाम दे के आ रहे हैं तो वो अपने मेमोरी के अकॉर्डिंग जितना उनको याद है वो क्वेश्चन बता रहे हैं, उसके ऑप्शन बता रहे हैं। तो कई बार ना ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो इसीलिए आपको परेशान नहीं होना है कि बच्चा कई बार क्या कर रहा है। जैसे बच्चे ने ये चीजें बताई हैं, क्योंकि अभी एनटीए ने क्वेश्चन पेपर भेजा नहीं है, ये सारी वैल्यू बच्चा याद करके आ रहा है तो बता रहा है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पर उसने कोई वैल्यू मान लिया, गलत बता दी, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो आपको ऑप्शन पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ अभी आगे वाले अटेम्प्ट के लिए ये गाइडलाइन लेनी है कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसका लॉजिक क्या है। तो कई बार ऑप्शन भी गलत हो सकते हैं और कई बार ये क्वेश्चन में कोई एंट्री भी गलत हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा गया ये बात श्योर है। तो इसीलिए आपको आंसर के ऊपर अभी नहीं जाना है, आपको सिर्फ लॉजिक समझना है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसा क्वेश्चन आया था। चलो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों यहां पर आपको कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 48 निकालना है। तो ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न को पहले रिकॉग्नाइज करो कि ये पैटर्न क्या है। अगर बच्चों मैं इसकी जनरल टर्म निकालूं, इसकी जनरल टर्म क्या होगी भाई? इसकी जनरल टर्म अगर मैं लिखूं तो इसकी जनरल टर्म आने वाली है, देखो r की वैल्यू 1 से लेके 100 और यहाँ पे कितना आएगा r और यहाँ पे आएगा 1 प्लस x की पावर r। बच्चों ये आने वाला है, आप चेक कर लो, ये इसकी जनरल टर्म। भाई समझ गए ना बच्चों जनरल टर्म क्या है इसकी? हाँ, लेकिन इसकी जनरल टर्म तो कुछ होने वाला है नहीं। मैं इतना समझ पा रहा हूं कि ये एजीपी है। बच्चों क्या है ये? एजीपी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो एजीपी को सॉल्व करने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि आप इसको लिख लीजिए, जिस भी फॉर्म में वो दिया है उसको आप लिख लीजिए। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन 100 1 प्लस एक्स की पावर 100। बच्चों एजीपी को सॉल्व करने का तरीका हमने सीखा है रेगुलर क्लास में कि जो भी यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है उसके कॉमन रेशियो से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। कॉमन रेशियो क्या? देखो ये 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का क्यूब, ये जीपी है और एपी कहाँ है? 1 2 3 4, ये एपी है। तो जीपी का कॉमन रेशियो क्या है? 1 प्लस एक्स, दोनों तरफ 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करने पर। और जब मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो एक टर्म आगे से लिखता हूं, यहां पर मल्टीप्लाई होगी तो मैं आगे लिख रहा हूं उसको 1
1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे लिखूंगा 2 1 प्लस एक्स का क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पे लिखूंगा तो 99, इससे पहले वाली टर्म में आएगा 100 और इधर आएगा ये 100 1 प्लस एक्स की पावर 101। दोस्तों इन दोनों को माइनस कर दो, जब माइनस करोगे s माइनस एस, तो s कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 प्लस एक्स इक्वल टू कितना आएगा 1 प्लस एक्स, और जब माइनस करेंगे तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस एक्स का क्यूब एंड सो ऑन 1 प्लस एक्स की पावर 100, और ये प्लस माइनस हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 101। दोस्तों 1 माइनस 1 कट गया तो कितना आ जाएगा ये माइनस एक्स, तो माइनस एस इंटू एक्स इक्वल टू, बच्चों ये क्या बन रही है जीपी बन रही है। एंड हाउ मेनी टर्म्स, यहां तक कितनी टर्म्स है 100 टर्म्स है। तो जीपी में सम का फॉर्मूला क्या होता है ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। तो फर्स्ट टर्म 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स की पावर 100 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 और माइनस 100 1 प्लस एक्स की पावर 101। बच्चों यहां तक हम पहुंच चुके हैं, आप खुद देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। तो दोस्तों ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस एस एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स की पावर 100 माइनस 1, और नीचे क्या बच्चों x बचा हुआ है सिंपल x, और माइनस 100 1 प्लस एक्स की पावर 100 1 प्लस एक्स की पावर 101। तो बच्चों यहां पर ये चीजें हमारी बची। अब देखो यहां बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराओ 1 प्लस एक्स की पावर 101 और माइनस 1 प्लस एक्स, समझ गए, यहाँ पे कितना आ गया x आ गया और माइनस 100 1 प्लस एक्स की पावर 101। तो बच्चों यहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमें इसमें क्या निकालना है, x की पावर 48 का कोएफिशिएंट निकालना है, x की पावर 48। अब आप खुद देखिए, ध्यान से देखिए कि बेसिकली यहां पर ये जो माइनस एक्स है इससे भी डिवाइड होना जरूरी है। पहले डिवाइड बाय माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, ये प्लस वाला इधर आ जाएगा और ये माइनस वाला इधर आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की पावर 101 और नीचे अब एक्स स्क्वायर बन चुका है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 100 1 प्लस एक्स की पावर 101 बाय एक्स, ये पहुंच चुका है। अब आपको x की पावर 48 का कोएफिशिएंट निकालना है, x की पावर 48। बच्चों x की पावर 48 का कोएफिशिएंट का मतलब हुआ, आप खुद सोचिए क्या मतलब है इसमें, कि यहां से x की पावर 48 चाहिए और यहां से भी x की पावर 48 चाहिए। अब यार यहां से x की पावर 48 कहां से मिलेगा, यहां पे तो मिलेगा नहीं, तो x की पावर 48 कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। तो 1 प्लस एक्स की पावर n में x की पावर r का कोएफिशिएंट क्या होता है, NCR होता है। तो ऐसे यहां पर भी कितना होगा 101 C48 होगा, यहां से साथ में माइनस भी लग जाएगा, लेकिन नीचे क्या है एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर डिवाइड कर रहा है। तो अगर आपको ऊपर से एक्स की पावर 48 निकाल रहे हो तो बेसिकली वो एक्स की पावर 48 नहीं निकल रहा, उसमें एक्स स्क्वायर डिवाइड भी हो रहा है। अगर मैं इस एक्स स्क्वायर को हटा दूं तो अब मुझे ऊपर एक्स की पावर 50 का कोएफिशिएंट निकालना पड़ेगा। अगर आप ऊपर से एक्स की पावर 50 का कोएफिशिएंट निकालते हो तो एक्स की पावर 50 और नीचे एक्स स्क्वायर, तो तब जाके वो एक्स की पावर 48 बनेगा। तो बेटा इस पूरे में से एक्स की पावर 48 निकालने का मतलब है इसको हटा के सिर्फ इसमें से एक्स की पावर 50 निकाल दो, एक ही बात है। इसको मैं हटा देता हूं और ऊपर एक्स की पावर 50 निकालता हूं, यहां से तो आएगा नहीं, यहां से आएगा, तो माइनस 101 C50 इतना आएगा प्लस, अब देखो नीचे एक्स है, अगर मैं एक्स को हटाऊं तो 48 का निकालना, 49 का निकालना है, तो 100 और 101 C49। तो बच्चों ये इसका आंसर होना चाहिए, समझ गए ना। यहां से बच्चों आप ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ये 100 समझ गए ना, यहां से बच्चों कोई ना कोई ऑप्शन, ये 100 101 C47, ये 46, ये 49, 100 के साथ है 101 C49 149 और 101 C50, वेरी गुड। तो भाई ये हो गया सेकंड ऑप्शन। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हमने जो अप्रोच किया, आप लोग बार बार इसको देखिए सॉल्यूशन को। अभी जो वक्त है वो है कि आपको कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस करा दिए जाएं, बहुत अभी इतना टाइम नहीं होगा कि हम आपको एक एक क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च कराएं। आपको वीडियोस को बार बार रिवाइज कर करके देखना है कि हमारे वर्ड्स क्या थे। चलिए बच्चों
इस क्वेश्चन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन। भाई इसके आपको रियल सॉल्यूशन बताने हैं कि कितने रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। भाई रेगुलर क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि जितने भी मॉड आते हैं, ये देखो कि मॉड कहां पर जीरो हो रहे हैं, x की वैल्यू -4 पे, और यहां पर x की वैल्यू -2 पर जीरो हो रहा है। तो इसका मतलब ये पूरी इक्वेशन -2 और -4 पे, मतलब ये वाला मॉड -4 पे और ये वाला मॉड -2 पर जीरो हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपनी नंबर लाइन को, ये नंबर लाइन पे -4 और -2 हमने लोकेट कर लिया। हमारी नंबर लाइन 3 हिस्सों में डिवाइड हो गई, 1 2 3। अब बच्चों हम यहाँ 3 केस बनाएंगे। केस नंबर 1, जब x की वैल्यू -4 से छोटी है, जब छोटी है तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये खुलेगा -x x+4 और -3 x+2 +10 = 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक बनाइए और इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करिए कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा। भाई कितना हो गया, -x² -4x -3x -6 +10 = 0। तो -x² -7x +4 = 0, तो x² + 7x -4 = 0। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा 7 का स्क्वायर 49 और 4 4 16। तो पॉजिटिव आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट। तो इसका मतलब यहां से 2 वैल्यू आएंगी। कितनी वैल्यू आएंगी, 2 वैल्यू। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ये भी चेक करना है कि वो दोनों वैल्यू -4 से छोटी होनी चाहिए। तो इसीलिए हमें इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो लगाइए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -7 ± 49 और 16/2। तो यहां से कितना आ गया, x = -7 ± 9 और 6 कितना होता है, 15 65/2। अब -4 से छोटी वैल्यू चाहिए, तो भाई पॉजिटिव वैल्यू तो लेने से फायदा नहीं है, तो यहां से सिर्फ नेगेटिव वैल्यू उठाओ। तो x की वैल्यू आ गई -7 - 65/2। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालें, -7 65 का अप्रोक्सीमेट 8 ही होता है बाई 2। तो कितना हो गया, -15/2। तो भाई कितना हो गया, -7.5। तो -4 से छोटा है -7.5। तो यहां से एक वैल्यू तो बच्चों निकल गई, एक वैल्यू तो आ गई। तो इसी तरीके से आपको दोनों और वैल्यूज भी निकालनी है। जब मैंने x को लेस देन -4 किया तो ये इक्वेशन बनी और आपने वैल्यू ली, तो एक वैल्यू उसको सेटिस्फाई कर रही है। जब आप यहां से माइनस प्लस लेंगे तो ये 8 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा जो कि इसमें सेटिस्फाई नहीं करेगा। बच्चों इसी तरीके से आपको केस नंबर 2 भी लेना है। भाई केस नंबर 2 में आपको क्या लेना है, केस नंबर 2 में आपको लेना है -4 से -2 के बीच में, x की वैल्यू -4 से -2 के बीच में। तो उसमें ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -x x+4। और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, ये पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव, नहीं पॉजिटिव नहीं होगा, -4 से -2 के बीच में। हाँ ये तो पॉजिटिव होगा बच्चों, ये क्या होगा, पॉजिटिव। पहले वाला पार्ट पॉजिटिव होगा दोस्तों, पहले वाला पार्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये तो हो गया x x+4। दूसरे वाला पार्ट नेगेटिव होगा, तो -3 x+2 और +10 = 0। और बच्चों इस तरीके से केस नंबर 3 में आप क्या करोगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन -2, तो दोनों पार्ट पॉजिटिव होंगे। तो x x+4 +3 x+2 +10 = 0। तो बच्चों इसको भी आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे जो मैंने अभी बताया था। टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे, हम टाइम को यूटिलाइज करेंगे। ये लो बच्चों, यहां पर भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो और क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वैल्यूज निकालो और चेक करो जो वैल्यूज आ रही हैं क्या वो दोनों वैल्यू -2 से बड़ी आ रही हैं। अगर एक आ रही है तो एक को एक्सेप्ट करो, 2 आ रही है दोनों को करो, अगर एक भी नहीं आ रही दोनों को क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। वैसे तो मैं आपको बताऊं इसका डिस्क्रिमिनेंट 49 - 64 नेगेटिव आ रहा है, तो यहां से कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। बच्चों ये सॉल्व करना आपको होमवर्क है, यहां से वैल्यूज चेक करो, इसके बीच में वैल्यू चाहिए, जो भी x की वैल्यू आएगी इसके बीच में आएगी, तो उसको फिर हमें काउंट करना है। एक तो यहां से आ गई, यहां से कुछ नहीं आया, यहां से क्या आएगा ये आपको होमवर्क है, और दोनों को ऐड करके लिख दो कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। चलिए चलते हैं बच्चों नए क्वेश्चन पे। देखो भाई नया क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज दिस, तो आपको ये निकालना है। भाई डोमेन की बात कर रहा है यार इसकी डोमेन कैसे निकालोगे, लॉग के जो आगे वाला पार्ट होता है, ये जो लॉग के आगे वाला पार्ट है, ये 10 - x वाला पार्ट, ये तो लॉग के आगे वाला पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू क्या आ रही है, लेस देन 10 आ रही है। साइन इनवर्स के जो आगे वाला पार्ट होता है x+2/2x+3, ये बच्चों वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए। अब आप क्या करो, एक बार इसको सॉल्व करो, एक बार इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा,
इन दोनों को, इसको इधर ले जाओ, तो x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x प्लस 2 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये हो गया 3x प्लस 5 अपॉन 2x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों अब आप इसको वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप बनाएंगे नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यहाँ से -5/3 आएगा और -3/2 आएगा, तो -5/3 और -3/2, ये तो -1.5 हो गया, और ये कितना हो गया 313, ये -1.8 हो गया, तो यहाँ पे आएगा -5/3 और यहाँ पर -3/2, तो ये प्लस, ये नेगेटिव और ये प्लस। हमें चाहिए क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ रही है -इन्फिनिटी से -5/3 यूनियन -3/2 से इन्फिनिटी। तो दोस्तों ये आपको मिल जाएगा, ये बच्चों आपको मिल रहा है, समझ गए ना। अभी आपने सिर्फ ये सॉल्व किया है, अब आप ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। अब आप सॉल्व करेंगे ये वाला पार्ट, ये x प्लस 2 अपॉन 2x प्लस 3 ये लेस देन 1, तो 1 को इधर ले आओ, -1 लेस देन 0, तो x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 3 इज लेस देन 0, तो कितना हो गया ये हो गया -x माइनस 1 -x माइनस 1 2x प्लस 3 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, दोनों तरफ आप माइनस से मल्टीप्लाई कराइए, तो ये आ गया, नंबर लाइन पे जाइए, यहाँ से आएगा -3/2 या -1, प्लस माइनस प्लस, हमें चाहिए x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -3/2 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, क्या होगा बच्चों, -1 से इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, -इन्फिनिटी से -5/3 और ये आ रहा है -इन्फिनिटी से -3/2। अगर मैं एक नंबर लाइन पे ड्रॉ करूं इनको, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो -3/2 और -5/3 ऐसे हो रहा है, तो ये कहता है कि -3/2 तक है, ये कहता है, ये है, और ये क्या कहता है कि -5/3 तक है, -5/3, ये कहता है कि -5/3, ये क्या कहता है -1 से इन्फिनिटी, तो भाई -1 यहाँ होगा, -1 से इन्फिनिटी, और ये क्या बोलता है -3/2 से इन्फिनिटी, तो -3/2 किधर होगा भाई, ये रहा, -3/2 से इन्फिनिटी, ये बोलता है। तो अब आपको देखना है कि इन दोनों में कॉमनली क्या शेयर हो रहा है, भाई कॉमनली इन दोनों में कॉमनली क्या आ रहा है, भाई इन दोनों में तो कॉमनली ये आ रहा है, और इन दोनों में कॉमनली क्या आ रहा है, इन दोनों में कॉमनली ये आ रहा है। तो अब आप ये देखिए कि यहां से आपने कॉमनली निकाला -इन्फिनिटी से -5/3 यूनियन -1 से इन्फिनिटी, मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहां से आपने यहां से जो निकाली है रेंज, सॉरी जो डोमेन निकाली है कॉमनली, वो ये निकाली है -3/2 5/3 5/3 आपने क्लोज ब्रैकेट में ली है, क्लोज ब्रैकेट में, और -1 भी क्लोज ब्रैकेट में ही है, हाँ जी -1 भी क्लोज ब्रैकेट में। तो बच्चों ये यहां से आया, इधर से आया, इधर से, और इसका क्या था, इसका है लेस देन 10, तो यार लेस देन 10 और यहां से जो आया है उनका कॉमन पार्ट लेते हैं, लेस देन 10, तो हमारा कॉमन पार्ट किधर गया, लेस देन 10 ये है, तो लेस देन 10 वाला पार्ट कौन सा है, कोई लेस देन 10 वाला पार्ट, लेस देन 10 वाले पार्ट में अगर हम आए तो 10 से लेस, तो 10 से लेस का मतलब है कि 10 तो यहां पर होगा, है ना, तो 10 से लेस ये पार्ट है, तो इसका मतलब इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगे इस बार हम, -इन्फिनिटी से -5/3 यूनियन -1 से 10, हम 10 पर ही क्या हो जाएंगे, रेस्ट्रिक्टेड हो जाएंगे। तो बच्चों इसको हमें कंपेयर करना है क्वेश्चन से, तो वो कह रहा है कि -इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी से -a, ठीक है, और -1 से b, -1 से b, ठीक है, -1 से b कर लेंगे, और ये b से c भी कह रहा है ना, b से c, तो इसका मतलब है कि इसमें एक पॉइंट और है, एक पॉइंट कोई और है, इसमें एक इंटरवल बच्चों और है, तो आओ चेक करते हैं। ये हो गया -इन्फिनिटी से -3/2 से इन्फिनिटी, क्या था -3/2 से इन्फिनिटी वाला पार्ट है ना, भाई -इन्फिनिटी से -5/3 ये वाला पार्ट लिया था, और -3/2 से इन्फिनिटी, -3/2 से इन्फिनिटी, ठीक है, ये पार्ट लिया था। और दोस्तों इससे क्या लिया था हमने, इससे लिया था
इस वाले से हमने लिया था अभी ये वाला पार्ट, माइनस इन्फिनिटी से -3/2, माइनस इन्फिनिटी से -3/2 ये वाला पार्ट लिया था, और -1 से इन्फिनिटी ये हमने लिया था, ठीक है। तो अब इस पिंक और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से -5/3, बिल्कुल सही है। और इसमें से कॉमन क्या आ रहा है दोस्तों, -1 से इन्फिनिटी और -3/2 से इन्फिनिटी। तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -1 से इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है, ये भी सही आ रहा है, ठीक है, ठीक है ना, ये सेटिस्फाई कर रहा था। अब इसका हमने कॉमन शेयर किया इसके साथ, तो वो क्या, लेस देन 10। इसमें बच्चों एक कंडीशन और लगा दो, क्या, कि भाई ये जो लॉग नीचे है ना, ये अब ये 10 - x कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, और कंडीशन क्या हो सकती है कि 10 - x की वैल्यू लेस ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। हाँ 1 नहीं होना चाहिए, 10 - x कैन नॉट बी 1, क्योंकि अगर ये 1 हो गया तो log 1 कितना, 0 हो जाएगा, 0 नॉट डिफाइन होगा यहाँ पर। तो बच्चों कितना हो गया यहाँ पर, तो x की वैल्यू 9 नहीं होनी चाहिए, है ना, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 9 नहीं होनी चाहिए। चलो बच्चों आंसर निकालते हैं। तो इसके बीच में बच्चों क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, इसके बीच में क्या आ रहा है, 9। तो यहां से 9 यूनियन 9 से 10, तो बच्चों ये इसका आंसर बनने वाला है। आप कंपेयर कर लेना, ए यहां से आएगा, बी यहां से आएगा, बी और सी यहां से आएंगे। तो बच्चों ये सी हो गया, ये बी हो गया, और यहां पर ए हो गया, और आपको एबीसी की वैल्यू मिल गई। वेल एंड गुड, यहां पर आप इनको ऐड कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें वो कह रहा है कि एम आपके पास ये वैल्यू, ये एक सेट है आपके पास, और ये एक रिलेशन है। रिलेशन क्या दोस्तों, 4y = 5x - 3। वो कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी एडेड टू मेक इट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको इसमें कितनी वैल्यूज ऐड करनी पड़ेंगी। तो एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं, 5x - 4y = 3। तो यार 1 से लेके 16 तक मैं कौन से पेयर ऐसे लूं जो उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, और उसको जो सेटिस्फाई करेंगे तो मुझे उनके रिवर्स पेयर भी लेने पड़ेंगे। तो भाई क्या क्या ले सकता हूं मैं, एक्स को मैं क्या क्या ले सकता हूं, एक्स को 5, अगर मैं इसको 2 लूं, 10 - 4 9, 10 - 8 9, इसको लो 3, 5 3 15, और ठीक है, तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू भी 3। तो 3,3 एक पेयर है, क्योंकि ये 15 - 12 13 हो जाएगा। अब ये तो यार 3,3 है, तो 3,3 है, तो ये तो दोनों तरफ से सिमेट्री की है। अगर आप 3,3 लेते हैं, सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि रिलेशन में वो सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो 3,3 आपके आर में अवेलेबल होगा आपके आर में अवेलेबल होगा। ये अगर ये रिलेशन डिफाइन है तो 3,3 तो अवेलेबल होगा। तो इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए इसका उल्टा भी चाहिए, तो इसका उल्टा खुद ही है, तो यहां से कुछ नहीं मिला। चलो एक्स की वैल्यू अगर हम 4 लेते हैं, 4, तो भाई कितना हो गया, 20 हो गया। अब 20 - 17 3 होता है, तो नहीं होगा। 5 5 कितना हो गया, 25। 25 में से 22 घटाना पड़ेगा, 22 का भी होगा नहीं। 5 6 30, 30 में से 27, 27 के लिए 30 आएगा, 3 आएगा, तो ये 27 का ही बनेगा नहीं। 5 8 40, 40 और 3 बचा हुआ है, तो 40 में से 37, ये भी नहीं होगा। 9 लो, 9 5 45, हाँ ये हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी है, 9, तो 9 5 45, 45 में से क्या माइनस करूं जो 3 आ जाए, 42, हाँ तो ये भी नहीं होगा। 10 करो, 10, 10 में से 50 में से क्या माइनस करो, 47, ये नहीं है, कभी नहीं आएगा। तो 11 करो, 11 55, तो भाई 55 में से क्या माइनस करें जो 3 आ जाए, हाँ x की वैल्यू 11 पॉसिबल है, क्योंकि 55 हो गया। 55 में से हम 52 माइनस कर सकते हैं, और 4 55 बना देगा। कैसे बनाएगा, 13 है ना, y की वैल्यू क्या होगी, 13 होगी। तो भाई इसका मतलब 11,13 आपके इस रिलेशन में अवेलेबल होगा। तो 11,13 को सेटिस्फाई करने के लिए 13,11 का भी आना जरूरी है, 13,11 का भी आना जरूरी है। चलो भाई एक तो मिल गया, एक मिल गया। अब हम 11 तक पहुंच चुके हैं, 11 के बाद 12 लो, 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया, 60 हो गया। 60 में से क्या माइनस करूं जो 3 आ जाए, 57 नहीं होगा। x को और क्या लो, 13 लो, कितना हो गया 65, 65 में से 62 माइनस होगा। अब 62
62 4 कभी होगा क्या? 62 भाई 4142 कभी नहीं होगा, है ना? तो 14 लो, 14 इंटू 5 कितना होता है? 70 होता है। 70 में से कितना माइनस 67 करना पड़ेगा, कभी 67 नहीं बनने का ये। 15 लो, 15 इंटू 5 कितना होता है? 75। तो 75 में से क्या माइनस करें? 3 आ जाए 72। तो 72 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 72 को 414 18 लेना पड़ेगा। भाई 18 तो इसमें नहीं आ रहा, 18 तो इसमें नहीं आ रहा क्योंकि y की वैल्यू 18 इसमें आने की नहीं। तो भाई मेरे हिसाब से एक पॉसिबिलिटी आ रही है, लेकिन फिर भी इसका आंसर 1 या 2 में से कोई एक हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि मैं कोई ऐसा पेयर स्किप कर रहा हूं, कोई पेयर ऐसा छोड़ रहा हूं। तो आप एक बार x को 1 से लेकर 16 तक चेक कर लो कि जो x को आप कर रहे हो, जो आ रहा है उसमें से क्या माइनस करके 3 आ रहा है। तो जो माइनस करेंगे वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग 1 आंसर है, बट आप चेक कर लीजिए कि कोई ऑर्डर पेयर छूट तो नहीं रहा। अगर कोई ऑर्डर पेयर और भी है तो 2 आंसर होगा, अदरवाइज इसका 1 आंसर है। मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि लॉजिक क्या है। चलो बच्चों चलते हैं आगे। बच्चों ये क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखो बच्चों इसमें इतनी हायर पावर्स आपको डील करनी है, 25, 24, 23। तो करना क्या है इस क्वेश्चन में कि यहां से आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, कितना आ रहा है? 10 - 9 = 1। ठीक है बच्चों, जब भी हायर पावर होती है तो हम बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बनाते हैं बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वो क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाने का तरीका होता है a - λi = 0। तो a - λi कितना होगा भाई? यहाँ पे 2 - लैम्डा और ये 3 और ये 3 और ये 5 - लैम्डा, तो ये डिटरमिनेंट बन जाएगा = 0। तो कितना आ रहा है ये? 2 - लैम्डा और 5 - लैम्डा -9 = 0। 2 5 10 2 लैम्डा -5 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -9 = 0। तो लैम्डा स्क्वायर -7 लैम्डा प्लस 1 = 0। और हर एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स को सेटिस्फाई करती है। दैट इज ऑल अबाउट कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो ये हो जाएगा a² - 7a प्लस i = 0। तो बच्चों आपके पास ये एक रिलेशन बन गया जो कि सेटिस्फाई करेगा। अब मुझे यहां से यहां तक पहुंचना है। यहां पर 2025 है, यहां पर क्या है? a²। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अगर मैं ऐसे लिखूं, इसका डिटरमिनेंट लो दोनों तरफ से, डिटरमिनेंट a² - 7a प्लस i = डिटरमिनेंट ऑफ ये दिस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब आप एक काम करो, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा दो a की पावर 2023 से, दोनों तरफ। तो दोनों तरफ कराओगे तो यहां पर तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ इसको मैं, अब भाई एक बात बताओ, भाई दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा इतना हो गया। अब जब मैं दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इसको अंदर ले जाओ, तो ये कितना बन गया? a की पावर 2025 7 a की पावर 2024 और a की पावर 2023 = 0। अब देखो कुछ मैच हो रहा है ना, a की पावर 2025, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर a है। तुम क्या थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं। तो बच्चों इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ तो मिलने वाला है, जो हमें चाहिए, हमें कुछ ना कुछ मिलने वाला यहाँ से है। तो बच्चों अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इससे आपको आगे बढ़ना है। अब इससे इतना हमारा 0 आ गया भाई, इतना हमारा कितना आ गया? 0 आ गया। अब यहां से आपको आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ोगे? बताइए भाई कैसे आगे बढ़ोगे? भाई सीधी सी बात है, एक बात तो आपको क्लियर है कि डिटरमिनेंट ऑफ a डिटरमिनेंट ऑफ b = डिटरमिनेंट ऑफ ए बी होता है, ये बात हम जानते हैं। और डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n ये भी इक्वल होते हैं। तो यार डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी है? 1 है। कितनी है? 1 है। तो भाई इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 1 ही आएगी। तो ये तो 1 है बेसिकली, इसका कोई ऐसा पार्टिसिपेशन नहीं है। तो इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूं तो ये a की पावर 2025 माइनस 7 a की पावर 2024 प्लस a की पावर 2023 और इसका डिटरमिनेंट हो रहा है। तो भाई इसको मैं बिना डिटरमिनेंट के लिख देता हूं नल मैट्रिक्स। क्या आ गया? नल मैट्रिक्स आ गया। अब मुझे ये बनाना है, तो इसको बनाने के लिए a की पावर 2025 माइनस कितना? 3a की पावर 2024 और ये -3 के लिए आप कितना बचा? -4 a की पावर 2024। यहाँ पे कितना है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिखो, इसको लिखो आप माइनस a की पावर 2023 और प्लस 2a की पावर 2023 = 0। अब इसका बच्चों बेनिफिट ये होगा कि जो हमें चाहिए वो हमें मिलेगा। देखो भाई
a की पावर 2025 माइनस 3a 2024 और ये वाला माइनस 2023। अब इसके अलावा क्या बच रहा है? जो बच रहा है उसको उधर ले जाओ। कितना हो गया? 4a की पावर 2024 और ये माइनस 2a की पावर 2023। इसको बच्चों हम यहां पर ले गए। अब यही हमें चाहिए बेसिकली। अब जब मुझे इसका डिटर्मिनेंट करूंगा तो इसका डिटर्मिनेंट हो गया, तो बेसिकली मुझे इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। अब ये तो बड़ा आसान है यार। ये कितना हो गया? 4a की पावर 2024 माइनस 2a की पावर 2023। तो भाई यहां से कॉमन ले लो, a की पावर 2023 और 2 दोनों बाहर निकाल लो कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा 2a माइनस पूरा आ गया ना i, भाई ये बचेगा। और ये कितना हो गया? डिटर्मिनेंट है भाई। कितना है डिटर्मिनेंट? तो ये कितना हो जाएगा भाई? डिटर्मिनेंट से कोई वैल्यू जो बाहर आती है के ए है, तो ये के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। तो जब मैं इस 2 को बाहर लेके आऊंगा तो a का ऑर्डर कितना है? 2/2। तो ये 2 की पावर 2 बाहर आएगा और ये आएगा 2023। और बच्चों ये करना आपका काम है। कैसे भाई? a आपको दिया हुआ है तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो और माइनस i कर दो, तो मैट्रिक्स बन जाएगी। उसका डिटर्मिनेंट ले लो, डिटर्मिनेंट लेके यहां पर आपको मल्टीप्लाई करनी है और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? 1 है। तो मल्टीप्लाई करके 2 की पावर 2 इंटू 1 और ये आपको निकालना है और बच्चों आपको आंसर मिल जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो बच्चों इसके आगे क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।